एपिसोड की शुरुआत डेड जोन के कोर से होती है, जहाँ पे इंसान कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ तो सबसे पहले हालात इतने ज्यादा खराब है और ऊपर से बहुत ही ज्यादा क्रॉप्स टाइड रहती है, यानी कि ज़ॉम्बीज़ का झुंड। और इंसानों को डराने के लिए इतना काफी नहीं था, तो फिर यहाँ पे कई सारे पावरफुल ज़ॉम्बी लॉर्ड भी थे। उन्हीं में से हम लोग एक लॉर्ड को देखते हैं जो कि दूर से एक ज़ॉम्बी के झुंड को देख रहा था, और हमें आगे बताया जाता है कि बिना परमिशन के कोई भी क्रिएचर यहाँ पे घुस नहीं सकता है। लेकिन हम लोग आगो को देखते हैं जो कि अपने ज़ॉम्बीज़ को लेके एकदम मस्त चीयर लीडर्स की तरह उन्हें लीड करा रहा था, जैसे कि स्कूल का कोई टीचर हो, उसके पीछे बच्चे खड़े हो। और वो बिल्कुल टीचर्स की तरह कहता है कि कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा, कोई भी किसी चीज को छुएगा नहीं, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, सब लोग साथ में रहेंगे और मुझसे चिपक के रहेंगे। पीछे से ज़ॉम्बी कहते हैं यस सर। वहीं पे ज़ॉम्बी के जो ज़ॉम्बीज़ थे वो दूसरे ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल हमारी तरह ही है, बिल्कुल कूल है, क्या ये हमारी तरह ही अंडे खाते होंगे? तो दूसरा ज़ॉम्बी से कहता है ऑफ कोर्स खाते होंगे। वहीं पे हम लोग डुआन को देखते हैं, इसे घंटा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ज़ॉम्बी भी है साले। इसके बाद वो अपनी नजरें फेरते हैं और आसपास के ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ के ज़ॉम्बी नहीं थे, और ये खूंखार थे, दरिंदे थे ये। इसके बाद वो अपनी नजरें घुमा के ज़ॉम्बीज़ के ज़ॉम्बी की तरफ देखते हैं तो ये बच्चे थे बिल्कुल। ये अपना फोन निकाल के आसपास की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, ये कहते हुए कि इसकी फोटो ले लेता हूँ, बचपन में जाके बुढ़ापे में अपने बच्चों को बताऊंगा कि यहाँ पे गया था, जिसके बाद और मेरा इन्फिनाइट हो जाएगा। वहीं पे एक बच्चा आगे से कहता है मम्मी ये ज़ॉम्बीज़ कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। तो उसकी मदर उससे कहती है कि उनके पास ना जाना, ये तुम्हें खा लेंगे। इसके बाद डुआन आगो की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है कि इस तरीके से झुंड में चलना ठीक भी है। आगो आगे से कहता है इसमें क्या गलत बात है? तो डुआन आगे से चीखते हुए कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे ज़ॉम्बीज़ उन ज़ॉम्बीज़ से कितने अलग है, जमीन आसमान का फर्क है उनमें। और ऊपर से ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनके बीचों में इंसान भी मिले हुए हैं। वहीं पे हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि आगे से रिकॉर्डिंग यानी स्ट्रीम करते हुए कहती है देख सकते हैं कि आप लोग किस तरीके की सिचुएशन में फंस गए हैं, फिर भी जिगरा है जिगरा, इस तरीके की रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे हैं आपको। आगो आगे से थम्स अप करते हुए कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, ज़ॉम्बीज़ इस एरा के अंदर सिर्फ ताकत के ऊपर ही रिलाई करते हैं। और ऊपर से इस एरा के अंदर जो लड़ाई होती है वो ज़ॉम्बी किंग्स के बीच में होती है, जो कि 1-on-1 का डुअल रहता है, न कि कोई ग्रुप अटैक। और ऊपर से आगन की जो स्ट्रेंथ है वो काफी है, उसे जो करना है वो कर सकता है। दूसरे ज़ॉम्बी लॉर्ड्स उससे सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वहीं पे हम लोग आगन को देखते हैं जिसने एक और ज़ॉम्बी लॉर्ड को हरा दिया था, और उसके मुंह के ऊपर पैर रख के कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश ना करना, और अपने चेले चापड़ों से कह दो कि जो मैं उनसे कहूँ वो आंखें बंद करके करें। और अब से तुम्हारे चेले मेरे चेले और तुम्हारा इलाका मेरा इलाका। बात तुम्हारे भेजे में घुसी, ज़ॉम्बी लड़ाई से कुछ भी नहीं कहता तो आगन उसका मुंह दबाते हुए कहता है घुसी की नहीं घुसी, दोबारा मुझसे ये ना कहलवाओ। तो ज़ॉम्बी लॉर्ड आगे से मुंह की आवाज में निकालते हुए कहता है हाँ घुसी। आगन उससे कहता है अगली बार से और भी जल्दी जवाब देना। वहीं पे हम लोग आगो को देखते हैं जो कि फोन से ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, और वो साथ में डुआन को बताता है कि ये एक नियम की तरह है जो कि क्रॉप्स टाइड का सोर्स है, इसलिए कोई भी ज़ॉम्बी से नहीं तोड़ता है। डुआन आगे से कहती है ठीक है ठीक है। फिर आगे से कहते हैं कि इसी चीज करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, और तुमने जिस रूट के बारे में हमें यहाँ पे बताया है वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। रूट वही विलन है जिससे इतनी समय ज़ॉम्बी अभी आगे भिड़ने वाला है। आगो आगे से कहता है ऑफ कोर्स रूट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रूट के साथ जो बैटल हुआ था वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद है, यहाँ तक कि किंग बुरी तरीके से मरने वाले थे। किंग और उनके जो पुराने साथी थे वो लोग इसी साल इस डेड जोन के अंदर आए थे। उन्होंने एक एक करके एक लॉर्ड को हराते गए और दूसरे को हराते हराते उन लोगों ने आखिरकार जाके रूट को भी चैलेंज किया। बैटल की शुरुआत में ही ज़ॉम्बी बुरी तरीके से रूट से हारा गया था। वहीं पे हम लोग रूट को देखते हैं तो ये ज़ॉम्बी को कुचल रहा था और उसे रगड़ रहा था जमीन के ऊपर, और क्योंकि ज़ॉम्बी को समय की जरूरत थी ताकि वो खुद को रीजनरेट कर सके, इसीलिए उसके जो टीममेट्स थे वो भी रूट के साथ बहुत बुरी तरीके से लड़ाई कर रहे थे। हालांकि वो भी ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाया और रूट ने उन्हें भी बहुत बुरी तरीके से मारा। इसके बाद ज़ॉम्बी जब दोबारा बैटलफील्ड में उतरा तो वो अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर आया था और ज्यादा पावरफुल होके। इसके बाद ज़ॉम्बी इसी तरीके से मरता गया और रिवाइव होते होते वो अपनी फॉर्म के अंदर चेंज होता रहा ताकि वो रूट के साथ पूरी तरीके से लड़ाई कर सके। ज़ॉम्बी और रूट के बीच में जो बैटल हुई तो वो लगातार 7 दिनों तक चली थी और पूरा डेड जोन एक बैटलफील्ड के अंदर बदल गया था, या फिर मैं ये कहूँ कि पूरा डेड जोन अर्ध से गायब भी हो चुका था। बैटल के आखिर तक ज़ॉम्बी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था, यहाँ तक कि उसके पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि वो खुद को रीजनरेट कर सके। लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे जीत को हासिल कर ही लिया, रूट को अपने दिमाग के अंदर सील करके। आगे से कहते हैं कि ये सुनने में और भी ज्यादा भयानक लगता है, यहाँ तक कि उस मैकेनिकल ज़ॉम्बी से भी ज्यादा जो कि एसेंट ह्यूमन ने क्रिएट किया था। डुआन आगे से पूछती है तो फिर रूट का क्या हुआ, क्या रूट हार गई, उसे जला दिया गया? तो आगे से बताता है बिल्कुल भी नहीं, रूट को कभी भी हराया नहीं जा सकता है, ऐसा किंग ने कहा था, इसलिए उन्होंने रूट को एक जगह पे जेल के अंदर डाल दिया और उसे कैद कर दिया। हेड आगे से पूछते हैं कहाँ पे? तो आगो ज़ॉम्बी की तरह इशारा करते हुए बताता है ऑफ कोर्स मैं इसके बारे में भूल गया क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया था, ऐसा किंग ने कहा था। डुआन आगे से चीखते हुए कहती है पागल हो क्या दोनों, ऐसे कैसे भूल सकते हो, ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी थी। उसी टाइम पे नीचे की जमीन पूरी तरीके से हिलने लगती है और कोई हंसते हुए इन लोगों से कहता है बिल्कुल भाई, ज़ॉम्बी से याद कैसे कर सकता है, ज़ॉम्बी मुझे याद करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। डुआन आगे से कहती है कि आवाज कहाँ से आ रही है भाई, अब ये मत कहना कि यहाँ पे आवाज भी गूंजती है। तो हम लोग रूट को देखते हैं जो कि जमीन से बाहर निकल रही थी और वो आगे से कहती है कि मैं ज़ॉम्बी की सबसे भयानक मेमोरीज में से एक हूँ, तो वो कैसे मुझे याद करने की जरूरत भी कर सकता है। डुआन आगे से कहती है अब यहाँ पे क्या हो रहा
रहा है यार, एक तो साला ये जगह पे आके सब कुछ इधर उधर हो गया है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब क्या हो रहा है। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि जो जमीन टूटी थी उसके अंदर से जो भी रूट निकली थी वो पिघल के एक तरीके के मॉन्स्टर के अंदर बदल जाती है और वो आगे से कहता है कि ज़ॉम्बी मुझे पूरी तरीके से कभी मार ही नहीं सकता था, इसलिए उसने यहाँ पे अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल किया एक जेल की तरह मुझे कैद करने के लिए, और उसने मुझे अपनी यादों की दुनिया के अंदर कैद कर दिया। लेकिन वो जब भी मुझे याद करेगा तब मैं वापस रिवाइव हो जाऊंगा। इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि आगे से हंसते हुए कहता है कि जैसा मैंने सोचा था कि तुम इस बॉडी को फोर्स ही कहोगे उस तरीके की बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के लिए, ये सच में बहुत ज्यादा दुख नहीं है। वहीं पे हम लोग वायलेट को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो। ज़ॉम्बी आगे से बताता है कि ये बड़ा जो बंदा है ये सिर्फ छोटी सी मुसीबत है, असली मुसीबत तो अब आने वाली है। इसके बाद ज़ॉम्बी वायलेट से कहता है, तो वायलेट उससे पूछती है क्या हुआ है, कुछ बताओगे तो भी। ज़ॉम्बी उससे कहता है कुछ खास नहीं, ये बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, बस तुम लोगों को जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागना है। वायलेट आगे से पूछती है कि इसका क्या मतलब है भाई, और वहीं पे हम लोग रूट को देखते हैं जो कि आगे से खुद को रिवाइव कर रही थी, और ज़ॉम्बी वायलेट से कहता है कुछ भी समझाने का समय नहीं है, बस जितनी दूर हो सके उतनी दूर भाग जाओ। तो वायलेट आगे से कहती है जैसा आप कहें मालिक। वहीं पे हम लोग रूट को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होकर एक धुएं सा कुछ तो बदल जाता है, अब इसका चेहरा पूरी तरीके से दिखाया नहीं गया। इसके बाद वो उस बड़ी वाली बॉडी को छोड़ती है और धुएं की तरीके बाहर निकल के ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है कि हमें इस बड़ी बॉडी की जरूरत थोड़ी ना है खेलने फूलने के लिए, आ जाओ देखते हैं कि किसमें कितना दम है। और फिर हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि वायलेट से कहता है भागो, वो यहाँ पे आने ही वाला है, और उसी टाइम पे रूट ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करती है तो वो उसकी पूरी बॉडी छीन ले जाती है, सिर्फ पीछे हाथ छोड़ती है। इसे तो वायलेट भी हैरान हो जाती है कि ये कैसी चीज है भाई जिसने ज़ॉम्बी के तक को नहीं छोड़ा। वहीं पर हम लोग रूट को देखते हैं ज़ॉम्बी को पकड़ते हैं ऊपर आसमान में ले जाती है और ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है आजा, जिसके बाद ये दोनों पूरी अर्थ के ऊपर धूम धड़ाम करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं पे वायलेट को भी समझ में आ जाता है कि ये वही मेमोरी है जिसके बारे में ज़ॉम्बी बता रहा था, और ज़ॉम्बी के सर से निकली अब एक असली चीज बन चुकी है। वहीं पर हम लोग ज़िकाई को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि यही है रूट की असली ताकत। लिया आगे से कहती है हमने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं और रूट अभी भी इसके पीछे पड़ी हुई थी, और ज़ॉम्बी को यहाँ पे सिर्फ उसके दोस्तों की चिंता थी। उसे पता चल जाता है कि इतनी दूरी भी काफी नहीं है, यहाँ से अगर एक भी धमाका उन तक पहुंचा तो वो लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाएंगे। रूट पलक झपकते ही उसके पीछे जाती है और उसके हाथ को पकड़ के उसे कहती है क्या तुम्हारे पास अभी भी समय है इन सभी चीजों के बारे में सोचने का। इसके बाद रूट ज़ॉम्बी की बॉडी को कंट्रोल करते हुए उससे कहती है कि तुमने सच में यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत की कि मुझे अपनी ब्रेन और मेमोरीज के अंदर कैद कर लिया, क्या तुमने कभी सोचा नहीं अगर मैं आजाद हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे ब्रेन के ऊपर कंट्रोल भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने लगता है, तो ज़ॉम्बी पूरी तरीके से रजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। धीरे धीरे करके रूट ज़ॉम्बी की बॉडी के ऊपर कब्जा करते ही रहता है, उसे ये कहते हुए कि अच्छा यही है हजारों सालों की लड़ाई का नतीजा, एक्सपीरियंस ये। इसके बाद वो आखिरकार ज़ॉम्बी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और उसके गले के ऊपर पट्टा भी आ जाता है, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन जब रूट ज़ॉम्बी की बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है तो वो आगे से कहता है कि आखिरकार मैं जीत ही गया। रूट जैसे ही ज़ॉम्बी की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती है तो आसपास का पूरा एनवायरनमेंट ही बदल जाता है, यहाँ तक कि ऑरा चारों तरफ फैल चुका था। लिया को अभी भी पता नहीं चला था कि ज़ॉम्बी हार चुका है, इसीलिए वो आगे से कहती है बैटल लगता है खत्म हो गया, और रूट पूरी तरीके से जा चुकी है कि ज़ॉम्बी सच में जीत गया। जिकाई आगे से कहता है कि वो एक नई फॉर्म के अंदर चेंज हुआ है जो मैंने फॉर्म कभी भी नहीं देखी, लेकिन ये उन सभी फॉर्म से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और सबसे ज्यादा डरावनी भी। वायलेट भी आगे से कहती है कि उसने ये वाली फॉर्म कभी भी नहीं देखी है, यहाँ तक कि उसने सबसे पावरफुल फॉर्म को देखा है और उसका ऑरा बहुत ज्यादा डेंजरस है, जो कि एकदम साफ दिखाता है कि वो डिस्ट्रक्शन के लिए ही बना है, लेकिन इसका ऑरा सिर्फ एक ही इशारा देता है जो कि है प्योर डेथ। फिर इसके बाद रूट उन लोगों से कहती है गुड इवनिंग एवरीवन। कई सारे चेहरे दिखे दिखे से लग रहे हैं, ऑफ कोर्स दिखे दिखेंगे लगे हैं ये साले, इतने सालों तक उसके दिमाग में जो रहा है। खैर रूट उन लोगों से कहता है ये काफी ज्यादा रेयर है कि तुम लोग एक जगह पे मुझे मिल जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा तैयारी तो नहीं की है, लेकिन ये छोटा सा तोहफा काफी रहेगा। इसके बाद वो उन लोगों की तरफ एक छोटी सी फिंगर फ्लिप मारता है, वहीं पे हम लोग जिया जी को देखते हैं और उसे पता चल जाता है कि ये ज़ॉम्बी नहीं, इसकी आंख से खून बह रहा था, और ये चिल्ला के उन लोगों से कहता है कि ये अपना ज़ॉम्बी नहीं है, भागो वहां से इससे पहले कि वो हम लोगों को मार दे। इसके बाद रूट उनकी तरफ एक फिंगर फ्लिप फेंक के मारता है, तो ये इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इनका जो फोर्ट था वो एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और कुछ भी नहीं बचता। जिकाई आगे से कहता है हमारा फेवरेट किला चला गया, अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक फिंगर फ्लिप के इतना ज्यादा पावर है। जिया जी आगे से कहता है कि इंसानियत का सबसे ताकतवर किला पलक झपकते ही गायब हो गया। वहीं पे हम लोग रूट को देखते हैं तो ज़ॉम्बी अभी भी रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा था और वो अपनी बॉडी के ऊपर दोबारा कंट्रोल लेना चाहता था। रूट आगे से कहता है कोई शक नहीं है भाई, ज़ॉम्बी भैया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे पूरी तरीके से डिवोवर नहीं होंगे। लेकिन रूट दोबारा बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि इतना ज्यादा रजिस्टर ना करो, मैं यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं करने वाला हूँ, मैं बस इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ जो सारी मेमोरीज से बना हुआ है, और जिसके बाद ये पूरी तरीके से रियलिटी के अंदर चली जाएगी। उसे टाइम पे वायलेट रूट के पीछे से
बाहर निकलती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि ज़ॉम्बी उसकी बॉडी वापस दे दो। रूट पीछे मुड़ के आगे से हंसते हुए कहता है दे देंगे भाई दे देंगे, इसमें कौन सी बुराई भाई है, लेकिन मुझे कुछ काम करने हैं और उन्हें पूरा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वो बड़ी आराम से ही वायलेट के अटैक्स को डॉज कर लेता है और वो वायलेट को बताता है कि देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, इसमें ज्यादा नहीं बस 100 अरब साल लगेंगे, जिसके बाद हम ज़ॉम्बी को उसकी बॉडी वापस कर देंगे। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि लिया और जिकाई दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जिकाई अटैक करते हुए कहता है कि ज़ॉम्बी को वापस करो, मैंने अभी तक बॉस के साथ फाइट नहीं की है जिसे ज़ॉम्बी भी नहीं हरा पाया था, क्या तुम सीरियस भी हो? साला ये वही बॉस है जिसको ज़ॉम्बी भी नहीं हरा पाया था, उसी के साथ लड़ रहा है तू। लिया जिकाई से कहती है कि संभल के थोड़ा आराम से, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टेरिफाइंग है, एक पल के अंदर हमें मार सकता है, हमें किसी भी कीमत पे इसे रोकना ही पड़ेगा। रूट उन लोगों की तरफ देख के कहती है अच्छा तो ये ज़ॉम्बी के वही पाले हुए पिल्ले हैं जो कि ज़ॉम्बी को फॉलो करते थे। जिकाई की जो भी स्पीड थी बिजली या फिर जो भी रफ्तार हो उसकी, लेकिन रूट के सामने वो बस चाय कम पानी था और वो आसानी के साथ जिकाई के अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे मुड़ के लिया की तरफ फिंगर फ्लिक मारते हुए कहता है कि चलो मैं तुम लोगों का इस्तेमाल करता हूँ अपनी रीबर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए। लिया आगे से पूरी ताकत से हमला करते हुए कहती है कि जिकाई ने इसे छू भी नहीं पाया, ये बच कैसे गया, कितना तेज है ये। इसके बाद वो आगे से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और ज़ॉम्बी की फिंगर फ्लिप जब उसकी पावर के साथ टकराती है तो लिया की पावर फायर बैक हो जाती है और वो सीधा लिया की तरफ ही आगे बढ़ती है। लिया आगे से कहती है बहुत बुरे वाले लगे। उसी टाइम पे आगन आती है जो लिया को पकड़ के उसे के अटैक से बचाते हुए कहती है भागो यहाँ से, इससे पहले कि हम लोगों की चटनी बन जाए। तो फिर रूट की जो भी पावर थी उस वजह से वहाँ पे धमाके होने लगते हैं और रूट उन दोनों से कहता है अरे वाह तुम दोनों तो बड़ी ही ज्यादा ताकतवर हो, सर्वाइव भी कर गई, चलो मैं तुम्हें दोबारा एक फिंगर फ्लिप देता हूँ। उसी टाइम पे पीछे से जिकाई निकलता है जो दोबारा रूट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। रूट से कहता है यार थोड़ी सी शर्म करो यार, बार बार स्नीक अटैक करो, कभी सामने से भी अटैक कर लो यार, एक दो फिंगर फ्लिप खाने को मिल जाएंगी। इसके बाद जिकाई जितने भी स्पीड से रूट के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, रूट उतनी स्पीड से उसके अटैक को डॉज करता और उसे कहता है कि बार बार स्नीक अटैक करते हो, शर्म नहीं आती? अपने बच्चों से क्या कहोगे कि तुम्हारा बाप स्नीक अटैक करने में माहिर था, कभी तो फेस फेस फाइट करो। जिकाई आगे से कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो फिर बच्चों को ये बताने में कोई भी शर्म नहीं है। और क्योंकि जिकाई की पावर धीरे धीरे बढ़ रही थी तो वो धीरे धीरे रूट की स्पीड से मैचअप कर रहा था। रूट भी आगे से कहता है इसकी लात मेरे मुंह पे लगने ही वाली थी, कहीं ये ताकतवर तो नहीं हो रहा है। जिसके बाद रूट को बाद में पता चल जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जिया जी की हरकतें हैं। दरअसल जिया जी एक मेंटलिस्ट है, तो फिर वो यहाँ पे रूट के जो भी मूव से उन्हें प्रेडिक्ट कर रहा है और वो जिकाई को ये सब कुछ मन के जरिए बता रहा है, जिससे जिकाई यहाँ पे रूट के अटैक्स को प्रेडिक्ट करके वहीं पे किक मार रहा है जहाँ पे रूट को लगनी चाहिए। रूट जिया जी से कहता है बुरा नहीं है मेंटलिस्ट, तुमने मेरे अटैक्स को काफी अच्छे प्रेडिक्ट किया, लेकिन तुम ज्यादा कोशिश कर रहे हो, दिमाग तुम्हारा थक जाएगा और वैसे भी ये सभी चीजें सिर्फ कमजोर लोग ही ट्राई करते हैं, अब ये खत्म ही होने वाला है। जिसके बाद वो जिकाई को उसके कॉलर से पकड़ता है और उसे उठा के नीचे धड़ाम से पटक देता है। और फिर जिकाई पत्थर पे गिर के बेहोश हुआ ही था कि उसी टाइम पे रूट उसके मुंह के ऊपर पैर रखता है और उसे नीचे दबा देता है। इसके बाद रूट आगे से कहता है कि ये सिर्फ मेमोरीज के बने हुए शैडो है और कुछ भी नहीं, इन्हें मारने में जरा सा भी मजा नहीं आता है। उसी टाइम पे रूट को पता चलता है कि कोई साइड से आ रहा है। इसके बाद रूट यहाँ पे वायलेट की जो स्पेशल कंसंट्रेशन शील्ड बनी हुई थी यानी कि छुपा हुआ अंधेरा उसको तोड़ देता है और वायलेट को गले से पकड़ के उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पे एक रियल डील हो, तुमसे निपटना काफी ज्यादा टफ है। यहाँ तक वायलेट भी हैरान हो जाती है कि उसके कंसंट्रेशन को इतनी आसानी के साथ तोड़ दिया गया। वायलेट फिर भी यहाँ पे अपनी शॉट से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रूट उसकी शॉट को ही पकड़ लेता है और उसे कहता है अरे तुम्हारे अंदर तो जियांगसी का ऑरा है, यानी कि ज़ॉम्बी का, क्या तुम उसके बनाए कोई टॉय वॉय हो क्या या फिर कोई खिलौना? इसके बाद वो वायलेट का गला पकड़ता है तो वायलेट के मुंह से खून बाहर निकलने लगता है। वहीं पे सभी लोग बुरी तरीके से घायल और बेहोश हो चुके थे। जिया जी आगे से कहता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का यही मतलब है कि जीतने का कोई चांस ही नहीं है। उसी टाइम पे हम लोग जीलिंग को देखते हैं जो कि आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि वायलेट सिस्टर को छोड़ दो। रूट जैसे ही यहाँ पे जीलिंग की तरफ देखता है तो वो उससे कहता है अरे मुझे तो तुम याद हो, वो भी पूरी तरीके से। इन सभी के बीच में अगर तुम्हें काफी अच्छा टाइम दिया जाए तैयारी करने का तो तुम इन सब में से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल हो सकती हो। पहले के टाइम में इन लोगों ने पूरी तरीके से फाइट की थी और जल्दबाजी में हमले सब इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन तुमने पूरा समय लिया था अपना अटैक तैयार करने के लिए। इसके बाद वो जीलिंग से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, ट्राई करना चाहोगी, शायद से तुम मुझे मार सको। तो फिर जीलिंग आगे से अपने हथियार को नीचे रखती है और वो आगे से कहती है जैसा तुमने कहा है वैसा ही करना, अपने शब्दों से पीछे न मुकरना। और वो आगे से कहती है कि ज़ॉम्बी ने जो अटैक यहाँ पे फोर्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था वो खुद भी कर सकती है। इसके बाद जीलिंग वहाँ पे अपनी पावर्स को कंसंट्रेट करती है और धीरे धीरे करते करते वो वहाँ पे बहुत बड़ी एनर्जी का बॉल बना लेती है। रूट से कहता है मजा आ गया, तुमने मुझे निराश नहीं किया बच्चे। इसके बाद जीलिंग आगे से उस अटैक का यूज करते हुए कहती है कि ये अटैक सच में सबको बचा सकता है। इसके बाद जीलिंग रूट की तरफ उस एनर्जी बॉल को थ्रो कर देती है। एनर्जी बॉल बिल्कुल प्लाज्मा बॉल की तरह था, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही थी, लेकिन रूट के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बस आगे से एक उंगली का इस्तेमाल करता है और पूरी प्लाज्मा बॉल को ही वहाँ पे रोक लेता है और
आगे से कहता है कि ये थोड़ा सा और ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जिलिंग की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग जिलिंग को मॉन्स्टर मॉन्स्टर कह के बुला रहे थे और उसे कह रहे थे कि अगर तुम यहाँ पे अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती हो तो फिर तुम एक पूरी तरीके से कचड़ा हो जो इंस्टीट्यूट के खाने और उसके पैसे के ऊपर बर्बादी कर रही हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एक बंदा आगे से बताता है कि कल रात इसने एक दुआली तोड़ दी थी और मेरे रूम के ऊपर इसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद में पता चलता है कि जिलिंग के पास जो उसकी पावर्स आई हैं वो उसकी मदर की वजह से आई हैं। जब उसकी मदर प्रेग्नेंट थी तब एक ज़ॉम्बी ने उन्हें काट लिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिलिंग को जन्म दे दिया, जिसकी वजह से जिलिंग के पास उसकी मेंटल पावर है और सभी लोग यहाँ पे उसे मॉन्स्टर कहते हैं जो अपनी मेंटल पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसके बाद यहाँ पे सभी लोग जिलिंग की मदर को कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा वार्ड है वगैरह वगैरह। वहाँ पे एक बंदा जिलिंग से कहता है अगर तुमने कुछ और किया तो फिर तुम्हें एसोसिएशन एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा जैसा तुम्हारी मदर को किया था। जिलिंग आगे से कहती है ठीक है अब से मैं कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन ये लोग अभी भी यहाँ पे जिलिंग को जाने नहीं देना चाहते थे। ये लोग कचड़े का डिब्बा उठाते हैं और उसके ऊपर डालने लगते हैं। ये कहते हैं इसे सबक सिखाओ। इतना काफी नहीं था तो हाथापाई पे भी उतर आते हैं और उसे यहाँ पे मारने की कोशिश करने लगते हैं। फिर में जिलिंग के हाथों में एक टॉय को भी देखते हैं जो कि आगे से यही कह रहा था कि ना करो भाई, ऐसा ना करो। इसके बाद जिलिंग आगे से अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करने लगती है जो आउट ऑफ कंट्रोल था और वो सीओ से इनके बगल से होते हुए एक दीवार पे जा लगती है जो टूट जाती है। एक सेकंड के लिए इनकी फट तो जाती है, लेकिन ये बाद में जिलिंग के ऊपर ही दोबारा हावी हो जाते हैं, ये कहते हुए कि इसे मार दो। जिलिंग को भी यही लगता है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो वो सिर्फ एक मॉन्स्टर है जो कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन कर सकती है और उसने ये बार बार किया है। और जिलिंग हमेशा से यही चाहते थे कि उसके पास ये पावर ना हो, उसके जैसे मॉन्स्टर के होने से अच्छा वो कभी पैदा ही ना हुई होती। इसीलिए जिलिंग यहाँ पे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाली है ताकि वो जाते जाते अपनी पावर्स का कुछ अच्छा भला इस्तेमाल कर सके। इसीलिए वो अपनी पूरी मेंटल पावर को अनलीश करती है, यहाँ तक कि अपनी लाइफ फ्यूल को भी इस्तेमाल करने लगती है ताकत वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इससे वो प्लाज्मा बॉल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। जियाजी जिलिंग से कहता भी है कि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जिलिंग आगे से कहती है कि उसे ये करना ही पड़ेगा ताकि वो इस मॉन्स्टर का खात्मा कर सके। लेकिन हम लोग रूट को देखते हैं जो कि आगे से कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसके तरीके से मुझे हरा भी पाओगी? तुम भले इसके साथ इस दुनिया को तबाह कर दो, लेकिन मेरे साथ नहीं, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं काम आएगा। तो जिलिंग और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे ये चेहरे से पूरी तरीके से मुस्कान ही मिटा दूंगी। तो प्लाज्मा की एनर्जी और ज्यादा बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि रूट भी पीछे खिसकने लगता है। आगन आगे से कहती है कि तुमने देखा वो यहाँ पे अभी तक रूट को भी पूरी तरीके से सप्रेस करे दे रही है। क्या हम लोग सच में यहाँ पे जी सकते हैं जिलिंग की मदद से? लेकिन हम लोग भाई रूट को देखते हैं। रूट ज़ॉम्बी की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया, तुम्हें लगता है कि वो प्लाज्मा बॉल को नहीं रोक पाएगा? रूट आगे से कहता है कि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, यहाँ तक कि प्लाज्मा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो फिर मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ। जिसके बाद वो एक की जगह पे 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करता है और वो बड़ी आसानी के साथ ही प्लाज्मा बॉल को धीरे धीरे करके पुश करने लगता है। इसके बाद दोबारा अपने चेहरे पर वही स्माइल लाता है जो हमेशा लाता है। इससे तो जिलिंग भी हैरान हो जाती है और रूट उसे कहता है काफी ज्यादा अजीब बात है, तुम यहाँ पे अपनी बॉडी और फ्लैश का इस्तेमाल कर रही हो खुद को मेंटल पावर के अंदर चेंज करने के लिए, ताकि जितना ज्यादा हो सके उतना पावरफुल अटैक कर सको। क्या तुम सच में अपनी जिंदगी को इस तरीके से रिस्क में लड़ना चाहोगे? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे बीच में जो पावर गैप है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तुम्हारी ये जो पूरी मेहनत है ये पूरी तरीके से वेस्ट जाने वाली है। जिलिंग अपने मन के अंदर यही सोचती है कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं सकती है, नहीं सभी लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। इसके बाद वो सभी लोगों को याद करती है कि हर कोई उसे बहुत ज्यादा अच्छा था। जो लोग उसे बुली किया करते थे, जिकाई उसे पूछता था इसकी हड्डी तोड़ दो क्या सालों की, कहो तो उनके पैर वार बांध के जिंदा गाड़ दो जमीन में। हर कोई जिलिंग से बहुत ज्यादा अच्छा था, सभी उसे फैमिली की तरह ही ट्रीट करते थे। इसलिए जिलिंग यहाँ पे एक आखिरी बार उन लोगों के लिए मदद करना चाहती है और एक बार उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी खुद से। लेकिन उसकी मेंटल पावर भी अब खत्म होने लगती है और रूट आगे से कहते हैं हाँ, थोड़ा समय के लिए ही मजा आया था, लेकिन अब ये मजा भी जाने वाला है। लेकिन उस टाइम उसे पता चलता है कि मजा कम नहीं हुआ और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आग आ चुका था जो कि जिलिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर और ज्यादा एनर्जी डालता है और जिलिंग से कहता है कि इतनी जल्दी गिव अप ना करो। वहाँ पे आगो के आ जाने की वजह से पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रूट भी इस प्लाज्मा बॉल को रोक नहीं पाता और वो धड़ाम से दूर जाके गिरता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। इसके बाद जिलिंग पूरी तरीके से थक जाती है और उसकी बॉडी भी डिकम्पोज होने लगती है और वो आगो से पूछती है कि तुम्हारा अटैक मेरी तरीके है, तुम कौन हो? इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि आगो असल में वही डॉल हुआ करता था जो जिलिंग के पास में हुआ करती थी और मुझे नहीं पता था कि ये ज़ॉम्बी है या नहीं, कि ये डॉल से ही आगो के अंदर चेंज हुआ है और जिलिंग ने अपने हाथों से ही यहाँ पे आगो को बनाया था और उसने ही आगो को उसका नाम दिया था, ये कहते हुए कि अब से हम लोग यहाँ पे हर किसी को प्रोटेक्ट करेंगे। और आगो जिलिंग से कहता है कि तुम्हें वो एक हो जो अपना सब कुछ जला देती है सिर्फ दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद वहाँ पे डुआन और हेड आते हैं और डुआन आगे से कहती है आगो पहले इतना क्यूट हुआ करता था, ये दानव में कैसे बदल गया? तो असल में जो जिलिंग के हाथों में ये डॉल है, ये डॉल असल में एक कपड़ा ही है, कुछ खास नहीं, ये आगन नहीं है। दरअसल जो जिलिंग है वो अपना आगन है। माँ कसम भाई इसमें जेंडर में इतना कंफ्यूज हो जितना मैं आज तक किसी चीज में नहीं हुआ। खैर इसके बाद वहाँ पे आगन आता है जो कि बताता है कि फाइनल बैटल के दौरान
दौरान में जेलिंग ने अपनी पूरी बॉडी को जला दिया था, उसकी फिजिकल बॉडी बची ही नहीं थी। मलाह ज़ॉम्बी की मदद से तो वो अपनी बॉडी को हल्का फुल्का बचा पाए और अपनी स्पिरिचुअल पावर को खुद की डॉल के अंदर बदल दिया। इससे कि जेलिंग की ये जो आगन वाली फॉर्म है ये उसकी सिर्फ सेल्फ इमेज को दिखाती है कि यानी कि वो अंदर से खुद को कैसे देखती है। आई होप तुम्हें कंफ्यूजन ना हो रहा हो, क्योंकि मुझे तो नहीं हो रहा। और ऑथर इस वाली बात को डिफाइन भी करता है ये कहते हुए कि सिर्फ कोई ऐसा जो कि स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट दिखता हो वही सिर्फ ये दिखा सकता है कि वो हर किसी को प्रोटेक्ट कर सकता है। इस लाइन में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम लोग दोबारा रूट को देखते हैं और ये आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि असली मजा तो अब शुरू होगा। इसके बाद हम लोग उस मेमोरी वाली वर्ल्ड के बाहर का सीन देखते हैं, रियल वर्ल्ड को, जहाँ पे ज़ोम हॉल अपना जलवा दिखा रहा था। रिपोर्टर आगे से कहता है डियर व्यूअर्स, देखिए हमें नहीं पता है कि ये बवाल चीज कहाँ से आई, लेकिन कूल जरूर है। ज़ोम हॉल इसे कहा जा रहा है, जो कि एक्सप्लेनर ने नाम दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पेशल ब्यूरो बाहर आके इसका कुछ करेगा इससे पहले कि ये हमें निगल ले और हमारी इसी की तहसी कर दे। इसके बाद हम लोग स्पेशल ब्यूरो को देखते हैं। सभी लोग इधर उधर भाग के कह रहे थे कि यार कुछ तो पता लगाओ कि ये कैसे हो रहा है कि हम लोग फ्री की दावत खाते हैं यहाँ पे। टीवी से जो लोग देख रहे थे व्हाट द फक, ये लोग कभी सीरियस भी होते हैं, कुछ भी डाल देते हैं यार। साला कभी कहते हैं दुनिया खत्म होने वाली, अगले ही पल जिंदा कर देते हैं हमें सेल से बना के। फिर इसके बाद हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जो कि ज़ोम हॉल के पास आ चुका था, जिसके बाद अपनी ब्लैक पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ोम हॉल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक झटके के अंदर ही उसका अटैक एक झटके में न्यूलीफाई हो जाता है और वो अटैक उल्टा बाउंस बैक होकर ब्लैकी के कंधे के ऊपर ही लगता है और उसका हाथ गायब हो जाता है। इससे ब्लैकी को भी समझ में आ जाता है कि कल्टी मारने का समय आ चुका है। इसके बाद वो फोन लगा के स्पेशल ब्यूरो को बताता है कि ये जो ज़ोम हॉल है इसके अंदर पक्का ज़ॉम्बी की ही पावर है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस एनर्जी से कुछ अजीब सी वाइब आ रही है। फिर इसके बाद हम उन सभी लोगों को देखते हैं जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता है, लैंग और बाकी लोगों को। ये लोग भी टीवी के अंदर देख रहे थे कि इन लोगों की बुरी तरीके से लगने वाले हैं। तो फिर लैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ज़ॉम्बी भाई साहब यहाँ पे क्या करने वाले हैं यार, अगर वो इसी तरीके से इस चीज को बढ़ाते रहे तो ये पूरी सिटी ही अंदर शक हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग आजू को देखते हैं जो कि आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कि इस ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जिसके बाद ये अपना चैन से बाहर निकालता है और उसे हिलाते हुए कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं भी 2-3 लोगों को मारना चाहता हूँ। लेकिन आगे से कहता है साले बाहर निकला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। इसके बाद वो जाली के ऊपर लात मारते हुए कहता है कि बाहर ना ही हो। अब इसके बाद हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जिसको इन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ था, मैं भी इसका नाम भूल चुका हूँ तो सॉरी। और ये अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो दिन आखिर गया, अब दुनिया यहाँ पे खत्म होने वाली है। लॉर्ड सेंजो की प्रोफेसी यहाँ पे बुरी तरीके से सच होने वाली है। अगर वो लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी को नहीं मार पाते हैं तो फिर दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और उसके अंदर कोई तो पैदा होगा, जिसके बाद ये पूरी यूनिवर्स ही यहाँ पे एंड हो जाएगी और सब कुछ राख बन जाएगा। फिर इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और ये सभी एक साथ आते हैं रूट को रोकने के लिए। फिर रूट आगे से और ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और इन लोगों से हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोग इस रियल वर्ल्ड के अंदर आ ही गए। तो आगन आगो से कहता है कि जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि अगर यहाँ पे रूट इस मेमोरी वर्ल्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है तो ये पक्का रियलिटी के अंदर आ जाएगा। तो फिर आगन सबसे पहले जेलिंग को नीचे रखता है और आगन से कहता है कि चिंता ना करो, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। इसके बाद वो जिया जी की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना। इस पे जिया जी आगे से कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं इसका पूरी तरीके से ख्याल रखूंगा। तो आगन उसे प्रोफेट ब्रो कह के बुलाता है, जो जेलिंग उसे बुलाती है। ऑफ कोर्स कंफ्यूजन ना हो रहा हो प्लीज, नहीं मुझे शर्म आ जाएगी मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके ऊपर। जिया जी अभी भी समझ में नहीं पाता है कि आगो ही असल में जेलिंग है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि आगो किसी एसोसिएशन से होगा जो उसे ऐसे ही जानता होगा। इसके बाद आगो आगन से कहता है कि चलो एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। इस पे डुआन भी ज़ॉम्बी के सेल्स को एक्टिवेट करती है और हेड भी आगे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और रूट उन लोगों से कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए और ज्यादा मजा लेके आओगे इन शैडो मेमोरीज के अलावा, ये मुझे बिल्कुल भी फन नहीं दे पा रहे हैं। तो आगन पलक झपकते ही रूट के पास पहुंचता है और उसके मुंह के ऊपर पंच मारते हुए कहता है शट द फक अप। लेकिन रूट तो भाई रूट, वो आगे से उस पंच को काउंटर करते हुए कहता है कि यही तो मुझे चाहिए था। इसके बाद वो दोनों जैसे ही आपस में पंच टकराते हैं तो बहुत ही ज्यादा फोर्स रिलीज होती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इसी तरीके से पंचेस बरसाने लगते हैं और वहाँ पे धमाके होने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जाके यहाँ पे रूट आगन को ओवर पावर कर देता है और उसके पंच को अवॉइड करते हुए आगन के फेस के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन बाद में रूट हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारा हेड तो वीक पॉइंट होना चाहिए था ना। इस पे आगन उसे पकड़ते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जब तुम्हें पता होता है कि वीक पॉइंट एक जगह पे दिख सकता है तो उसे वहाँ पे सामने क्यों रखा जाए जहाँ पे इजिली उसे टारगेट किया जा सके। लेकिन रूट काफी ज्यादा तेज था, इसीलिए वो आगन के हाथों से बच के निकल जाता है और आगे से हंसते हुए कहता है कि सच में मजेदार है यार, अब ज़ॉम्बी ने जिन्हें पाला है कल्टीवेट करवाया उनसे इतनी तो उम्मीद की ही जा सकती है, लेकिन तब तुम क्या करोगे जब मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को स्मैश कर दूंगा। खैर वो जब वो हवा में उड़ ही रहा था उसी टाइम पे वहाँ पे डुआन आती है मशीन गन लेके और वो उसके मुंह के ऊपर मशीन गन मुंह के ऊपर चलाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरे पहले स्मैश करूंगी। लेकिन रूट वो डुआन के भी अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और आगे से हंसते हुए कहता है ब्लू फायर जो कि यहाँ पे गन को चला रही है, मुझे ये पसंद आया। इसके बाद वो मशीन गन को पकड़ता है और उसे गोल गोल घुमाते हुए डुआन से कहता है चलो मुझे ये चीज दे दो, मैं तुमसे मांगता हूँ, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसके बाद वो मशीन गन को डुआन से छीन लेता है और उसे हवा में फेंक देता है, जाओ गिरो जाके जहाँ
गिरना है मुझे फर्क नहीं पड़ता। भला वो हेड का जो उड़ते हुए आते हैं और वो डुआन को पकड़ लेते हैं। तो रूड हेड की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है वाह तुम भी यहाँ पे धमाकेदार चीज लेके आए हो। तो हेड उससे कहते हैं कि तुम्हें ये गोला बारूद पसंद है ना, लो मैं तुम्हें देता हूँ गोला बारूद। जिसके बाद वो आगे से एक एनर्जी ब्लास्ट करते हैं जो सीधा जाके उस रूड के ऊपर ही गिरता है धड़ाम से। लेकिन रूड आगे से उस एनर्जी ब्लास्ट को साइड में करते हुए कहता है बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, पावर बिल्कुल उसी लड़की के बराबर की है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए यूजलेस है। इन सभी चीजों का मेरे ऊपर अब कोई इस्तेमाल नहीं होता है। उसी टाइम पे आगो अपने हाथों को जोड़ता है और अंदर एनर्जी रिलीज करते हुए जड़ के ऊपर धड़ाम से अपना घुसा दे मारता है, ये कहते हुए कि ये खत्म नहीं हुआ है। वहीं पे उस धमाके की वजह से तगड़े धमाके होते हैं और जमीन फट जाती है। लेकिन बाद में आगो को समझ में आ जाता है कि ये कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। जिसके बाद जड़ बाहर निकलती है और आगो के पेट के ऊपर एक बहुत ज्यादा जोर का घूसा मार दी है और आगे से हंसते हुए कहते हैं कि मजा लगातार बढ़ते हुए जा रहा है और सभी लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। जिसके बाद वो दोबारा आगो के मुंह के ऊपर धड़ाम से घूसा मारता है जिससे वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। फिर आगे से कहते हैं कि इन दरिंदों के अटैक उसके ऊपर काम नहीं आ रहे, हमारे कैसे आएंगे। डुआन आगे से कहती है कि ज़ॉम्बी की बॉडी है भाई, कैसे काम नहीं आएगी, ऐसे मोटे छोटे अटैक कहाँ उसके ऊपर कुछ असर डालेंगे। इसके बाद हम लोग रूट को दोबारा देखते हैं और वो आगन के ऊपर से किक मारने की कोशिश करता है लेकिन आगन उसके पैर को ही पकड़ लेता है। लेकिन उस किक का फोर्स काफी था इसीलिए आगन के ऊपर की बॉडी सैटर हो जाती है। लेकिन आगन ने सक्सेसफुली यहाँ पे रूट को पकड़ ही लिया था। तो रूट आगे से हंसते हुए कहता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया, इसका क्या मतलब है, क्या तुम करने वाले हो उस गंदी सी बॉडी के साथ में। लेकिन जब ये हंस रहा था तो फिर इसकी हंसी एक झटके के अंदर ही गायब हो जाती है क्योंकि आगन ने अपनी आंखें खोल ली थी। इसके बाद वो अपनी बॉडी को यहाँ पे अलग करने लगती है और अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए अपनी बॉडी को एक बड़ा सा हाथ बना लेती है और आगन को रूट को उसी के अंदर कैद कर लेती है और बाहर निकल के रूट से कहती है जैसा कि मैंने कहा कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। इसके बाद हम लोग आगो को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। इसके बाद आगो यहाँ पे अपनी पूरी एबिलिटी को एक झटके के अंदर अनलिस्ट करता है और अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से फोकस करके धड़ाम से आगन के उन हाथों के अंदर दे मारता है जहाँ पे रूट कैद था और ये एनर्जी ब्लास्ट कुछ ज्यादा ही था, ये आसमान को चीर के स्पेस के अंदर निकल जाता है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो हाथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया तो वहीं पे रूट भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। रूट भी हैरान होकर कहता है कि क्या मैं इंजर्ड हूँ, ऐसा हो सकता है क्या ज़ॉम्बी की फिजिकल बॉडी उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है जितने मैंने सोचा था। वहीं हम लोग आगन को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि ये काम कर रहा है, कुछ अटैक्स के अंदर ही हम लोग उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद वो आगन से कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे ना। तो आगन आगे से कहता है ऑफ कोर्स, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं उसे अभी भी यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ। तो रूट आगे से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे रोक के रखोगे, मैं यहाँ पे सभी ज़ॉम्बीज़ की जड़ हूँ और तुम सिर्फ ज़ॉम्बीज़ के अवशेष हो, इसको ज़ॉम्बी से ताकत मिली है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक भी पाओगे? लेकिन तुम लोगों ने मुझे बस एक चीज दिला दी है, वो है गुस्सा, वो भी बहुत बुरी तरीके से। जिसके बाद वो पूरी तरीके से वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से रिलीज करने लगता है और आगे से कहता है कि यहाँ पे चले आओ, गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए में। वो यही चीज कहता है बस दूसरे शब्दों में ज़ॉम्बीज़ को बुलाने के लिए। डुआन आगे से कहती है कि ये भूकंप कहाँ पे आ रहा है, गन्ने के जूस की वजह से। तो आगन आगू से कहता है कि ऐसा लगता है कि हमें अब थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आगू से कहता है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। और इसी बीच हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो कि अभी यहाँ पे हार खा के पड़े हुए थे, ये बस यहाँ पे बस मरने के लिए रेडी थे। आई ज़ॉम्बी उस डीमन लॉर्ड से कहता है कि बॉस वहाँ पे फाइट कर रहे हैं, क्या हम लोग इस तरीके से यहाँ पे छुपे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पे मास्क का ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है और ये आगे से सिगरेट फूक रहा था। तो आई ज़ॉम्बी उससे कहता है कि कुछ तो बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो मास्क का ज़ॉम्बी आगे से सुट्टा फूकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक लाइफ लेसन देने वाला हूँ, जब तुम्हें कुछ भी समझ में आए तो सिर्फ छुप जाओ और कुछ ना करो, इस तरीके से तुम्हारी लाइफ और भी ज्यादा इजी हो जाएगी, समझी। पहले वो टकला वाला ज़ॉम्बी जो अभी आया था और ये जो अभी आसमान में उड़ा, ये दोनों एक ही जैसे हैं, बस इन दोनों के रवैये में अंतर है। टकला वाला ज़ॉम्बी आगे से इंसानों से पूछता था मेरे दोस्त बनोगे, और ये बाल की दुकान आगे से कहता है इंसान मर जाओ सालो, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, कुत्ते हो तुम एक नंबर के, ये ऐसा कहता है। उन दोनों का ऑरा बस एक ही चीज से बिलोंग करता है जो कि है हमारे लॉर्ड रूट। बस उनका जो एटीट्यूड है वो इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है, एक दूसरे से एकदम अलट पलट है। हम लोगों को मरने से पहले यहाँ पे सबको समझ में आएगा भी नहीं कि लॉर्ड परफॉर्म क्या करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को इन सभी चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम मरे कैसे। तो आई ज़ॉम्बी आगे से चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी जो पावर है वो लॉर्ड मुझसे छीन रहे हैं, दोबारा ले रहे हैं, वो हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इस पे मास्क का ज़ॉम्बी आगे से कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, ये छोटा मोटा चीजें हैं, हर किसी के साथ यही हो रहा है यहाँ पे, बोलो ओहायो। इस पे आई ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि तुम्हारा भी शुरू हो गया, वाओ। इसके बाद ये लोग यहाँ पे पूरी तरीके से पावर के अंदर बदल जाते हैं और रोड इन्हें वापस सोक करने लगता है और मास्क का ज़ॉम्बी अभी भी सुट्टा फूकते हुए कहता है कि लॉर्ड हमें वापस मार रहे हैं, वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे मरने का इंतजार कर सकते हैं, चुपचाप लेटे रहो। और तुम्हें पता है कि सबसे कमाल की चीज क्या है कि हमारे साथ कई सारे लोग मरने वाले हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पे वो आई ज़ॉम्बी आगे से रोते हुए कहती है कि ये है तुम्हारा वो लाइफ लेसन। इसके बाद ये लोग पावर के अंदर सोक हो जाते हैं और रोड इन्हें वापस अपने अंदर खींच लेता है। फिर इसके बाद हम लोग जिकाई को देखते हैं जो कि आगे जियाजी से कहता है कि
कि तुम इन दोनों को संभालो, मैं हीलिंग का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, अभी तक यहाँ पे बैटल खत्म नहीं हुआ है। ज़िकाई आगे से कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है यार, मैं कोई हीलर वीलर थोड़ी ना हूँ, मेरी लिमिट यहाँ पे बस इन लोगों को जिंदा रखने की है और तुम यहाँ पे ऐसे कैसे जा सकते हो, और वैसे भी हम लोग उनके साथ फाइट भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़िकाई आगे से कहता है कि बस हम कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तभी इसकी नजर जियाजी के पीछे पड़ती है और ये जियाजी से कहता है साले पीछे देख अपने, तो मैंने लगता है कि पहाड़ हिल रहे हैं। तो जियाजी आगे से कहता है कि साले पूरी दुनिया हिल रही है, इसमें पहाड़ हिलने जैसे कौन सी बात है, यहाँ पे आके इन लोगों की मदद करो। तो ज़िकाई जियाजी का चेहरा पकड़ता है और उसे घुमा के कहता है कि वो देखो। तो जियाजी आगे से अपने चश्मे लगाता है और चश्मे लिखाने के बाद इसकी नजरें बढ़ जाती है, तो फिर इसे दिखाई देता है कि वो कोई पहाड़ नहीं है बल्कि कई सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि एक लहर की तरह लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तुम्हें पता है ना किस लिए? इस पूरी दुनिया को डिवॉर करने के लिए। डुवान आगे से कहते हैं कि तुम मुझसे मजाक करो ना, 2 चट्टे मारो मेरे ऊपर, मुझे जगाओ इस सपने से। कहता कि हमारे वर्ल्ड के अंदर भी इतने ज्यादा खतरनाक टाइम कभी भी नहीं आया था कि हमें इतने सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़े, वो भी इतने ज्यादा बड़े स्केल के अंदर। कहता कि हमारे इंसान जो कि पूरी दुनिया के अंदर है वो सभी ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाए तब भी ये इतने ज्यादा नहीं होंगे। आगे से कहते हैं कि अच्छी चीज ये है कि ये सब कुछ सिर्फ ज़ॉम्बी की मेमोरी के अंदर हो रहा है। अगर इतने ज्यादा बड़े स्केल के अंदर इतने सभी ज़ॉम्बीज़ लगातार आगे बढ़ते तो रियलिटी के अंदर पूरी दुनिया एक झटके के अंदर एक कोलैप्स कर जाती। आगन आगे से अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए बताती है कि इसके अंदर कोई अंतर नहीं है, अगर उन लोगों ने यहाँ पे इस क्रॉप्स टाइड को नहीं रोका तो ह्यूमन सिविलाइजेशन भी आगे जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि अगर ये मेमोरी वर्ल्ड पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है तो अगला नंबर रियलिटी का आएगा। और अगर इतनी ज्यादा भारी मात्रा में क्रॉप्स टाइड रियलिटी के अंदर चली जाती है तो इससे कई सारी कैजुअलिटी होंगी और पूरी दुनिया के अंदर ही तबाही मच जाएगी और कोई भी नहीं बचेगा। आगू आगे से कहता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोगों के हाथ इतने समय भरे हुए हैं, हम लोगों को यहाँ पे रूट के साथ भी निपटना है। अगर हम लोग यहाँ पे रूट के साथ भिड़ने के लिए जाएंगे तो फिर क्रॉप्स टाइड लगातार बढ़ती हुई जाएगी और सब कुछ डिवॉर कर लेगी। डुवान आगे से कहती है कि ये सेम चीज उस टाइम पे भी हुई थी जब गॉड सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, कितनी ज्यादा भारी मात्रा में ज़ॉम्बी टाइड लगातार आगे बढ़ रही थी इंसानों को खवा करने के लिए। आगे से कहते हैं ठीक है, उसे समझ में आ गया कि उन लोगों का क्या मतलब है। वो दोनों जाके वहाँ पे जाके रूट को संभाले, और रही बात ज़ॉम्बी टाइड की तो उसको हम लोग रोक लेंगे। जिसके बाद वो अपने हाथ को अपने सीने के अंदर घुसाते हैं और वहाँ से उसी गॉन्कलेट को बाहर निकालते हैं जो एशिएंट ह्यूमन का था। डुवान आगे से कहती है कि ये तो एशिएंट ह्यूमन का मेगा गॉन्कलेट है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आपकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और ये और भी ज्यादा कुछ खतरनाक हो सकता है, आप समझ रहे हैं। तो आगे से कहते हैं कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उन लोगों को यहाँ पे ज़ॉम्बी टाइड को रोकना है तो फिर उन लोगों को इस गॉन्कलेट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को मारने की बात आती है तो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि हेड और उस एशिएंट ह्यूमन के बीच में। इसके बाद हेड डुवान से पूछते हैं कि तुम साथ में आना चाहोगे, तो डुवान आगे से कहती है ऑफ कोर्स, ज़ॉम्बीज़ को मारने में किसी मजा नहीं आता है, ये मैं कह रहा हूँ, खासकर इन वालों को। ज़ॉम्बी वाले साइड तो प्यारे हैं बेचारे, देखते नहीं मेकअप लगाने के बाद कितने सुंदर बन जाते हैं। लेकिन जब डुवान अपने हाथों को देखती है तो वो खाली थे, इसीलिए वो आगन से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक गन का इंतजाम कर सकती हो, सारे ने मेरी गन छीन ली, पता नहीं वो कहाँ पे गिरी होगी। तो आगन आगे से कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए पहले तैयारी करके रखी थी। जिसके बाद वो एक मशीन गन निकालती है और डुवान को दे देती है। डुवान आगे से कहती है दैट्स अ बेबी। इसके बाद आगन और आगू उसे कहते हैं कि हम लोग जाके उस ज़ॉम्बी को संभालते हैं, और रही बात तुम लोगों की, तुम इस क्रॉप्स टाइड को संभालो, और जैसे ही हम लोग उस रूट का काम तमाम कर देंगे तो फिर तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। और ये दोनों आगे से कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ, उस रूट को तोड़ के हम उसे गमले में लगा देंगे, जिसके बाद पानी के जगह पे एसिड देंगे साले को। तो फिर ये दोनों चले जाते हैं उड़ते हुए रूट से निपटने के लिए। वहीं पे हेड अभी भी उन दोनों की तरफ देख रहे हैं तो डुवान आगे से पूछती है कि आपको कुछ पूछना है क्या। तो हेड आगे से पूछते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि ये दोनों यहाँ पे ज़ॉम्बी को हरा भी पाएंगे, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि ज़ॉम्बी किसी के हाथों हार भी सकता है, खासकर अभी का ज़ॉम्बी जो हम लोगों से एकदम कड़ी नफरत करता है। तो हम लोग देखते हैं कि वैलेट बाहर निकलती है, जो कि आगे से कहती है ऑफ कोर्स वो लोग उसे हरा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जीत सकते हैं, क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं है, उसने बस ज़ॉम्बी की बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो कोई इनविंसिबल नहीं है। इसके बाद अगला सीन इंस्टीट्यूशन ब्रांच का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक बंदा आगे से फोन करके पूछता है कि तुम्हारी साइड पे क्या हालचाल है, क्या तुम पूरी तरीके से रोक पा रहे हो उन्हें, अगर उन्हें नहीं रोक पा रहे हो तो फिर यहाँ सेल्टर के पास चले और यहाँ पे रिट्रीट करने की कोशिश करो। आगे से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था तो वो चिल्लाते हुए पूछता है जवाब दे भाई जवाब दे। तो वो बंदा आगे से जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों को यहाँ पे होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ इनक्रेडिबल लोगों का ग्रुप आ चुका है जो कि यहाँ पे आगे सारी मदद कर रहे हैं, और उन लोगों ने यहाँ पे पूरी तरीके से तख्ता बदल दिया है। देखते हैं कि हम लोग वहाँ पे हेड आ चुके थे, जो कि आगे से एशिएंट ह्यूमन के गॉन्कलेट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे तबाही मचा रहे थे, और साथ में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वहाँ पे कई कड़ी बड़ी बड़ी शॉट्स बना के टाइड के ऊपर गिरा के उन्हें मारते हुए जा रहे थे। इसके बाद वो अपने हाथों में एक और बड़ी सी शॉट लाते हैं और उसे नीचे की तरफ धड़ाम से दे मारते हैं, जिससे कई सारे ज़ॉम्बीज़ एक झटके के अंदर ही मारे जाते हैं। इससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अगर इनके जैसा कोई यहाँ पे आकर हमारी मदद करता है तो हमारे पास अभी भी चांस है कि हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। हेड आगे से कहते हैं कि देख लो तुम्हारी प्रोग्रेस कैसे आगे बढ़े, इस तरीके से हम लोग अभी भी इस दुनिया को बचा सकते हैं। इसके बाद हेड वॉलेट से कहते हैं कि यहाँ पे चीजें पूरी तरीके से कंट्रोल में है, तुम्हारी साइड पे कैसा है। तो फिर हम लोग
वॉलेट को देखते हैं जो कि दोबारा उसी कंसंट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रूट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। और वॉलेट की शॉट जैसे ही रूट के पास पहुंचने वाली थी तो रूट दोबारा उसके कंसंट्रेशन को तोड़ देता है और उससे कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है भाई, ये टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं चलती है। इसके बाद वो दोबारा उसके स्पेस के ऊपर पंच मार के उसके स्पेस को तोड़ देता है, जिससे वॉलेट धड़ाम से नीचे जाके गिरती है। रूट आगे से चीखते हुए कहता है कि तुम सभी बस छोटी मोटी मक्खियां हो जिनको मैं यहाँ पे कुचलने वाला हूँ। उसी टाइम पे आगर वहाँ पे आता है जो कि अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए रूट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। रूट आगे से कहता है कि एक और मक्खी यहाँ पे आ गया, जिसके बाद वो आगन के पत्थर के ऊपर अटैक करता है जो लेविटेट कर रहा था। लेकिन वो जैसे उस पत्थर के ऊपर किक मारता है तो आगन अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए कई सारे पत्थर रूट की तरफ ही दे मारता है और रूट को उसी के अंदर फंसा लेता है। वहीं पे आगन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी रूट को पूरी तरीके से रोकने में। उसे समझ में आ जाता है कि ये रूट की पावर नहीं बल्कि ज़ॉम्बी की बॉडी की पावर है जो उसे अभी तक यहाँ पे रोक के रखे हुए से इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दे रही है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रूट दोबारा आगन की पकड़ से आजाद हो जाता है, जिसके बाद वो आगन के हाथों को पकड़ता है और उन्हें तोड़ के अलग कर देता है। उसी टाइम पे रूट को पता चलता है कि दोबारा उसके ऊपर कोई हमला करने वाला है, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे डुआन आती है जो दोबारा रूट के ऊपर अपनी मशीन गन से अटैक करती है, लेकिन रूट उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। और डुआन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम बस हमसे सिर्फ फाइट कर रहे हो, वो भी इस घटिया से चेहरे के साथ में। तुम अपनी बॉडी को रिजनरेट नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उसे रिपेयर भी नहीं कर सकते। जैसा कि वॉलेट ने कहा कि तुम यहाँ पे सिर्फ ज़ॉम्बी की बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो, वो भी पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे। तुम्हारे पास सिर्फ उसकी बॉडी है लेकिन इतना नहीं पता कि इस्तेमाल कैसे करना है। रूट को ये वाली बात एकदम गर्म सुई की तरह चुभती है और उसका एकदम चेहरा बन जाता है। इसके बाद वो डुआन के ऊपर एकदम डायरेक्ट अटैक करता है और उसके सीने के अंदर अपना हाथ घुसा देता है। पीछे से आगन दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन रूट को उसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो डुआन को घुमा के आगन की तरफ ही दे मारता है, जिससे वो एक साथ दोनों को ही ब्लॉक कर लेता है। और वो उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम सिर्फ अपनी मौत को टक्कर दे रहे हो। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक चढ़ाया है तो फिर मैं तुम्हें ये चीज दे देता हूँ। आगे वहाँ पे पलक झपकते ही आ जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को संभालता है और रूट से कहता है कि तुम हमें मार सकते हो, ये इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है। जिसके बाद वो दोबारा अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए धड़ाधड़ हमले करने लगता है और रूट एक एक करके उन सभी अटैक्स को डॉज करते चला जाता है। आगे को जैसे ही मौका मिलता है तो वो जल्दी से रूट के पीछे जाता है और उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है। तो रूट उससे कहता है कि ये बुरा नहीं था, लेकिन इसकी जगह पे तुम पहले मारने वाले हो। जिसके बाद वो दोबारा आगो के ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है और फोर्स की वजह से आगो उड़ते हुए दूर चला जाता है। और उसी टाइम में वहाँ पे दोबारा आगन आ जाती है जो कि रूट के ऊपर दोबारा पीछे से अटैक करती है, और वो भी और भी ज्यादा बड़े पत्थरों के साथ में। अब इसे रूट का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा था और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग सिर्फ आपस में ही बात कर रहे हो, तुम सब मेरे सामने बस छोटी मोटी तितलियां हो, तितलियां और कुछ भी नहीं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वॉलेट इस मौके का एकदम परफेक्ट फायदा उठाती है और वो सीधा रूट के ऊपर एक स्नीक अटैक करती है और उसकी गर्दन के ऊपर धड़ाम से अपना स्लैश दे मारती है। लेकिन वॉलेट के शॉट अभी भी यहाँ पे रूट की गर्दन तक नहीं पहुंच पाई थी और उसे समझ में आ जाता है कि इतनी ज्यादा फोर्स भी काफी नहीं है। इसके बाद रूट सीधा वॉलेट की आंखों में घूरता और उससे कहता है कि तुमने अपना चांस मिस कर दिया। इसके बाद रूट वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसकी जो पावर थी वो पूरी दुनिया के ऊपर ही कवर होने लगती है और ये लोग धड़ाम से नीचे जाके गिरते हैं। आगो आगे से कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, उसकी पावर हम लोगों से बहुत ही ज्यादा है, हम उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। पीछे से वॉलेट निकलती है जो कि आगे से कहती है कि हम उसे एक बार में खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके जरूर खत्म कर सकते हैं। इसके बाद वो आगे से वहाँ पे रूट का हाथ दिखाती है और बताती है कि वो तो सीधा उसके सर को ही लेना चाहती थी, लेकिन वो मिस हो गया तो वो उसके हाथ को ले आई। डुआन आगे से कहती है कि ये बढ़िया था, तुम तो उसे एकदम टॉन्ट दे रही हो, अब वो पक्का और ज्यादा गुस्से में होगा। उसका चेहरा इतने टाइम पे देखने लायक होगा जब वो एकदम गुस्से में झुलसा रहा होगा। हम लोग वहीं पे रूट को देखते हैं और इसका सच में दिमाग खराब था। ये मन के अंदर यही सोच रहा था कि ये खिलौने मुझे कैसे चोट दे पा रहे हैं। जैसा कि सोचा था जियांगसी की बॉडी इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बाद हम लोग डुआन को देखते हैं जो कि आगे से एक्साइटेड होते हुए कहती है कि चलो एक बार और जाते हैं और इस बार उसे खत्म ही कर देते हैं। लेकिन उसी टाइम पे उसके मुंह से खून आता है और वॉलेट उसे कहती है कि तुम अभी भी यहाँ पे पूरी तरीके से ज़ॉम्बी के जीन्स को कंट्रोल नहीं कर पाती हो, यही तुम्हारी बॉडी की लिमिट है। वो भी यहाँ पे उस ज़ॉम्बी की ही पावर का इस्तेमाल कर रहा है जिसका तुम कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद वो हमें एक झटके के अंदर ही मार सकता है। तुम्हें अपनी बॉडी को ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। आगन आगे से कहता है कि उसने अपना एक हाथ खो दिया है तो वो पक्का कमजोर हो गया होगा। आगो आगे से कहता है कि कुछ और अटैक्स के अंदर हम उसे पूरी तरीके से ही हरा देंगे। तो रूट आगे से कहता है कि तुम लोगों को सच में लगता है कि मुझे इसे टूटी फूटी बॉडी की सच में चिंता है, मैं तो बस तुम लोगों के साथ यहाँ पे जियांगसी यानी कि ज़ॉम्बी की पावर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बहुत खेल रहा था। ज़ॉम्बी के अंदर कुछ भी कुछ खास नहीं है, इससे अच्छा तो मैं ही कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये बॉडी थोड़ी सी बेकार हो चुकी है तो फिर अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे अपनी असली फॉर्म दिखाता हूँ। इसके बाद ये ज़ॉम्बी की बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और आगे से हंसते हुए कहता है कि मैं सभी ज़ॉम्बीज़ की जड़ हूँ, मैं फॉर्मलेस हूँ, शैडोलेस हूँ, एक मॉर्टल बीम हूँ जिसको कभी भी हराया नहीं जा सकता और न ही तोड़ा जा सकता है। आगे से कहता है कि सावधान रहना, इसकी ट्रू फॉर्म भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब इसने यहाँ पे किंग के साथ फाइट की थी तब इसने पूरी तरीके से ज़ॉम्बी को भी घायल कर दिया था। इसके अगले सीन में हम लोग एक फनी सीन को देखते हैं। ज़ॉम्बी आगे से चेहरा छुपा के रूट से कहता है यार तुम मेरी बॉडी को अपनी
अपने बाप का घर समझे हो क्या? जब मन आएगा तब चले जाओगे और आ जाओगे, ऐसे थोड़ी ना जा सकते हो, ये तो रूड होता है। अब इससे रूड की फटी और वो आगे से कहता है कि ये तो ज़ॉम्बी की आवाज है। जिसके बाद ज़ॉम्बी अपनी बॉडी से 2 हाथ रीजनरेट करता है और रूड को पकड़ के उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक आर्म टूट गया था ना, मैं तुम्हें 2 दिए देता हूँ, वापस आ जाओ, छोड़ के ना जाओ मुझे। रूड आगे से घबराते हुए कहता है कि ये कुछ ज्यादा रेयर हो रहा है भाई, मैं जा रहा हूँ बाहर खेलने, हम लोग बाहर मजे करते हैं। ज़ॉम्बी उसे पकड़ के कहता है बाबू ना जाओ, मेरी बॉडी के अंदर आ जाओ, खेलते हैं हम लोग ना बॉडी के अंदर। जिसके बाद वो रूड को पकड़ता है और बॉडी के अंदर दोबारा डाल लेता है। और अगले सीन में हम लोग रूड को देखते हैं और इसके चेहरे के रंग उड़ चुके थे क्योंकि अब ये ज़ॉम्बी की बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा था। इसके लग गए वो भी बहुत बुरे वाले। It was at this moment that he knew he fucked up. रूड की इतनी ज्यादा फट चुकी है, रूड भी लगी तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, ये कैसे आ गया। इसके बाद हम लोगों को वो कहानी बताई जाती है कि ये सब कुछ स्क्रिप्ट में कैसे आया। इसके बाद अगला सीन तब का होता है जब मैकेनिकल सिविलाइजेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और ज़ॉम्बी ने अपनी 6th फॉर्म को अवेकन कर लिया था। हम लोग आगो को देखते हैं और ज़ॉम्बी उसके ऊपर एक ही पंच मारता है तो ये बिल्डिंगों को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है। और इसी के नीचे हम लोग आगन को भी देखते हैं और ये दोनों ही यहाँ पे ज़ॉम्बी के हाथों मार खा रहे थे। और ये दोनों यहाँ पे मार इसलिए नहीं खा रहे थे क्योंकि उन लोगों ने कुछ गलत काम किया, बल्कि ये लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी के दोबारा जिंदा होने को सेलिब्रेट कर रहे थे। काफी घातक तरीका है ये तरीका, सिर्फ ज्यादातर बर्थडे में ही इस्तेमाल होता है, वो भी हॉस्टल के अंदर। इसलिए हॉस्टल के अंदर जिसका भी बर्थडे होता है वो अंडरग्राउंड हो जाता है। खैर ये लोग भी अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करते हुए खड़े होते हैं और ज़ॉम्बी से कहते हैं कि हमें खुशी है कि आप जिंदा हो गए हैं ज़ॉम्बी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे सेलिब्रेट करेंगे हड्डियां टूट गई हैं हमारी, अब तो ये फेविक्विक से भी नहीं जुड़ेंगी। ज़ॉम्बी में इन लोगों से कहता है कि यार तुम लोगों को क्या हो गया है यार, तुम लोग तो एकदम पहले से और भी ज्यादा कमजोर हो गए, मुझे याद है कि तुम लोग पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। इस पे आगू आगे से कहता है कि दिक्कत हम में नहीं है, दिक्कत आप में है, आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गए हैं। हम लोगों को मरे हुए हजारों साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार स्ट्रांग बनते ही जा रहे हैं। इसके बाद वो आगे से क्रॉप्स किंग का एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि आपको ये नमूना याद है, इसे एक टॉप टायर क्रॉप्स किंग होना था, लेकिन आपने इसे एकदम मक्खन की तरह काट दिया और दीवार में चिपका दिया जैसे कि साला कोई बर्थडे टेप चिपकाता हो, और आपने इसके टुकड़े भी बिल्कुल वैसे किए जैसे कि बर्थडे केक के किए जाते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं बर्थडे बार बार क्या चिल्ला रहा हूँ, तुम समझ रहे हो ना भाई। मुझे इसका नाम नहीं याद, मैं भूल गई, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे क्रॉप्स किंग ही बुलाने वाला हूँ। क्रॉप्स किंग चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है कि बेवकूफो, तुम्हें रूल्स के बारे में पता नहीं है, तुम उसे कैसे यहाँ पे कैजुअली बुला सकते हो, तुम्हें यहाँ पे उन्हें ग्रेट किंग दी बाहुबली कह के बुलाना चाहिए, यानी कि ज़ॉम्बी को। क्या तुम दोनों मरना चाहते हो? तुम्हें समझ में नहीं आता कि यहाँ पे रूल से ताकतवर को यहाँ पर राजा की तरह घोषित किया जाता है। जिसपे ये दोनों भी आगे से हैरान हो जाते हैं और मन के अंदर कहते हैं कोई इसके मुंह के ऊपर बर्थडे टिप मारो यार, मुंह बंद कराओ इसका। इसके बाद आगन आगे बढ़ता है और वो ज़ॉम्बी से कहता है कि आपके अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से आप तो रूट को एक झटके के अंदर ही हरा देंगे ना। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि रूट ये क्या चीज है भाई, तो आगन उसे बताता है वही रूट जिसके चक्कर में हम लोग और आप मरे थे। तो फिर जाके ज़ॉम्बी को रूट के बारे में याद आता है और ज़ॉम्बी आगे से बताता है कि इम्पॉसिबल है ये काम, रूट को मारा ही नहीं जा सकता है, बड़वे के पास फिजिकल बॉडी ही नहीं है। ज़ॉम्बी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो उसे फिजिकली मार ही नहीं सकता है। उसके ऊपर पंचेस मारना आटे गूंदने के बराबर होता है, कितना भी मारो साला मरता नहीं, बस मुलायम होते जाता है। आटे की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, आई लव द फूड, खासकर रोटियां। और इसी टाइम पे ज़ॉम्बी को एक आइडिया आया था कि वो रूट के साथ कैसे निपट सकते हैं। ज़ॉम्बी उन लोगों से कहता है कि मेरे पास एक बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है जिससे हम लोग रूट से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। जिसके बाद वो अपने पास से प्लान बाहर निकालता है, ये कहते हुए टाड़ा। ये था ज़ॉम्बी को रूट को पूरी तरीके से मार गिराने का प्लान। ज़ॉम्बी इन लोगों को बताता है कि वो सबसे पहले रूट को खा लेगा, ये स्टेप 1 था, और रूट को खाने के बाद रूट ज़ॉम्बी की बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाएगी। स्टेप 2 के अंदर वो दोनों यहाँ पे ज़ॉम्बी को एकदम कुत्ते की तरह मारेंगे क्योंकि यहाँ पे रूट के पास फिजिकल बॉडी होगी। इस पे ये दोनों आगे से हैरान हो जाते हैं और आगे से कहते हैं कि हम दोनों उसे मारेंगे, ये पक्का प्लान है ना। और स्टेप 3 था सेलिब्रेशन, जीत के बाद वाला। और ज़ॉम्बी उन लोगों से कहता है कि ये है मेरा पूरा प्लान, तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो। और ज़ॉम्बी का प्लान हम लोगों के स्टडी प्लान की तरह ही था, पढ़ेंगे ऐसे ऐसे मार्क्स मिलेंगे, इतना दिन में इतना, और बाकी सब गया। और जब पढ़ने बैठो कुछ अंदाजा नहीं, सिर्फ जीत के बारे में सोचते हैं, एग्जीक्यूशन के तेल लेने। और ज़ॉम्बी को अपने इस प्लान के ऊपर कुछ ज्यादा ही गर्व था, वो आगे से चमक रहा था। ये दोनों आगे से कहते हैं कि आपका प्लान कुछ ज्यादा ही बढ़िया तो है, लेकिन इसमें छोटी सी दिक्कत है। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कैसी दिक्कत है यार, एकदम परफेक्ट प्लान है ये, क्या दिक्कत है बताओ। जिस पे ये दोनों आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि पहले स्टेप में ही दिक्कत है, जैसे आप बॉडी उसके हवाले कर देंगे तो फिर हम लोग आपसे लड़ेंगे कैसे। आपको क्या लगता है कि हम दोनों मिलके उस हरामी को हरा पाएंगे? साल हम दोनों मिलके भी आपको हरा नहीं पा रहे, और आपको क्या लगता है कि ये बॉडी उसको मिलने के बाद हम आपको हरा पाएंगे? इस पे ज़ॉम्बी को समझ में आ जाता है कि उसके प्लान के अंदर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। वो आगे से कहता है कोई बात नहीं है, वैसे भी उसे याद थोड़ी ना है कि उसने रूट को कहाँ पे सील किया है। इसके बाद वो प्लान को फेंकते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम
मैं तब तक मैं तुम्हें आराम से ट्रेन कर दूंगा। और यहीं से ये सब की शुरुआत हुई थी कि ज़ॉम्बी अपनी बॉडी को रूट के हवाले कर देगा। इसके बाद सीन सीधा प्रेजेंट पे आ जाता है, जहाँ पे ये दोनों आगे से कहते हैं किंग जब आपने कहा था कि आप हमें रूट के लिए ट्रेन करेंगे तो फिर आपका मतलब अब से तो नहीं था ना, क्योंकि तब से लेके आज तक आपने हमें कुछ भी नहीं सिखाया, हम खुद से ही ट्रेन होते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इसे हरा नहीं पा रहे। इस पे ज़ॉम्बी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो भाई, एकदम सब कुछ एकदम प्लान के माफिक ही तो जा रहा है, एकदम सब कुछ एग्जैक्ट सेम जा रहा है। इस पे आगू आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ पहले बताना चाहिए था ना, हजारों साल हो चुके हैं, कौन याद रखता है ये सब बातें। ज़ॉम्बी उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा भूल करो, बादाम खाया करो, साले तू खाया कर, तू सबसे ज्यादा भूलता है। लेकिन उसी टाइम पे रूट ज़ॉम्बी का मुंह बंद कर लेती है और उसे बात करने नहीं देती, क्योंकि इतनी समय वही तो उसकी बॉडी कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद रूट ज़ॉम्बी से कहता है कि तुमने जानबूझ के मुझे अपनी बॉडी कंट्रोल करने दी, तुम तो साले एक नंबर के हरामी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरीके का प्लॉट मेरी पीठ पीछे लिखने की, और तुम ये सब कुछ एकदम 2000 सालों से ही लिखते हुए यार, तुम्हें शर्म नहीं आई। ज़ॉम्बी उसे कहता है कि ये सब प्लान करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि तुम्हें सील करने के बाद एज ऑफ गॉड्स सिविलाइजेशन के अंदर काफी कुछ हुआ और मैं काफी ज्यादा बिजी था, और अभी आगे कुछ ऐसा होने वाला जिससे तुम लोग काफी ज्यादा हैरान हो सकते हो। तो उसके लिए मैं तुम्हें हिंट देना चाहूंगा, इस वाले बंदे के बाल देखो, तुम्हें इन बालों से कुछ याद आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आ जाए, नहीं तो आगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। खैर इसके बाद ज़ॉम्बी हम लोगों को ये भी बताता है कि इससे ज्यादा टाइम हुआ नहीं था कि उसके बाद ज़ॉम्बी ने यहाँ पे आगन और आगो को दोबारा रिवाइव कर दिया था, और बाकी कुछ लोगों को भी, यानी कि इन दोनों ने पास्ट में रूट के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी थी, और ज़ॉम्बी ने दोबारा रिजरेक्ट कर दिया। हम लोग रूट को देखते हैं जो कि रूट कुछ ज्यादा ही नाराज था ज़ॉम्बी की इन सभी बातों को सुन के, और ज़ॉम्बी उसे कहता है कि इतना सब होने के बाद मैं तुम्हें सील करके भूल गया, इसलिए तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। अगर मैं तुम्हें रूट के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो रूट एक एक्स गर्लफ्रेंड की तरह है, जो तुम्हें भूल भी नहीं सकती और तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकती, यानी कि उसे तुम्हारी जिंदगी में कलेश करना ही करना है। रूट आगे से कहती इसका क्या मतलब है, तो ज़ॉम्बी उसे कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया क्या, मैं तुम्हारे बारे में भूल चुका था, जब मैं यहाँ पे वायलेट को ट्रेन करने में मदद कर रहा था तब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें अपने दिमाग के अंदर ही सील किया हुआ है। तो फिर रूट उसे कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। इसके बाद रूट यहाँ पे ज़ॉम्बी की बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगते हैं, यानी कि पूरी तरीके से, और इसका रंग रूप बदलने लगता है। रूट ज़ॉम्बी से कहते हैं कि तुम जानबूझ के मुझे उकसा रहे हो ताकि मैं फुल पावर का इस्तेमाल करूं, ऐसा लगता है कि अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि असली बादशाह कौन है इस दुनिया का। ज़ॉम्बी उसे कहता है कि जान तुम तो गुस्सा होते जा रहे हो, हम तो सिर्फ चैटिंग कर रहे हैं ना, तब गुस्सा क्यों हो रही हो। इसके बाद ज़ॉम्बी आगन और आगू से कहता है कि तुम दोनों खड़े क्या हो भाई, इसे खत्म करो, अगर ये रियलिटी के अंदर भाग गया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। रियलिटी का मतलब असली वर्ल्ड में, ये लोग 31वें ज़ॉम्बी के दिमाग के अंदर है, जिसको बियर पिला के बनाया गया है। इस पे ये लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि यार उसे परेशान ना करो, यार उसे उकसाओ नहीं, साला अब तक हम लोग से लड़ रहे हैं, सिर्फ हम ही मार खाते आए, एक भी मार उसे मारा नहीं हमने। ज़ॉम्बी उन दोनों से कहता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो यार, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम लोग एकदम पैसिनेट तरीके से फाइट कर रहे थे और इसे बिल्कुल धूली चटा दी थी। लेकिन रूट ज़ॉम्बी का मुंह बंद कर देता और उसे बात करने नहीं देता, और रूट ज़ॉम्बी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते हुए कहता है कि तुमने मुझे इस बॉडी के अंदर ट्रैप कर दिया है, तो फिर अब मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लूंगा और तुम्हें सब कुछ दुगने दाम में वापस करूंगा। इसके बाद वो हमला करते हुए कहता है कि बस तुम देखते जाओ, तुम्हें जिस चीज की चिंता है मैं वो चीज डिस्ट्रॉय कर दूंगा, वो सारी चीजें मेरे हाथों ही डिस्ट्रॉय होंगी। जिसके बाद वो एक स्लैश मारता है जो कि पूरी दुनिया को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है, यानी कि धरती टूट जाती है भाई। वहीं पर हम लोग वायलेट को देखते हैं और उसे पता चलता है कि उसका ब्लड यहाँ पे ग्लो करने लगा है, जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वायलेट की बॉडी के अंदर से जो ब्लड निकला था वो आगे से ट्रांसफॉर्म होकर ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाता है, और रूट ने जो स्लैश यहाँ पे वायलेट के ऊपर मारा था ज़ॉम्बी उसे एकदम ब्लॉक कर लेता है, ये कहते हुए कि कहाँ जा रहे हो भाई। इसे रूट के दोबारा पसीने छूट जाते हैं, वो आगे से कहता है कि ये क्या चीज है भाई, तो ज़ॉम्बी उसे कहता है एक बॉडी है भाई, तुम भूल तो नहीं गए ना दोस्त कि ये सब कुछ मेरी ही जीन से बना है, मैं अपने ही एक जीन से एक बॉडी बना सकता हूँ। इसके बाद ज़ॉम्बी अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिकवर कर लेता है और रूट से कहता है कि ये और भी ज्यादा अच्छा तरीका है तुम्हें कुत्ते की तरह मारने का। फिर इसके बाद ज़ॉम्बी उसी काम में लग जाता है जिसके लिए वो फेमस है, मार कुटाई। इसके बाद वो रोड के ऊपर एकदम चढ़ ही जाता है, दे घूसे दे मुक्के धड़ाधड़। ज़ॉम्बी के मुक्के तो रोड के ऊपर भारी भरकम ही थे, लेकिन रूट के मुक्के ज़ॉम्बी के लिए कुछ ज्यादा नहीं थे, यानी कि 100 और 10 का किलो मान लो तुम। इसलिए रूट आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास बंद करो, जिसके बाद वो लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं, तो ये लोग अपनी जान बचाते हुए कहते हैं भागो रे। वहीं पे जो रिपोर्टर ज़ॉम्बी की सिटी को रिपोर्ट करने के लिए आए थे, वो भी अपनी स्कर्ट उठा के वहां से भागते हुए कहती है कि साला ये चीजें मेरे पीछे ही क्यों होती है, मेरी जान कहीं क्यों खा रही है, पहले बॉयफ्रेंड भाग गया फिर पति भाग गया, अब ये लोग भागे जा रहे हैं, कब तक भगाओगे मुझे। इसके बाद हम लोग रूट और ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि धड़ाम से एक चट्टान के अंदर जा घुसते हैं, और जब धुआं हटता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि रूट ने अपना हाथ ज़ॉम्बी के आर पार कर दिया था। लेकिन रूट को हमेशा से इस चीज से नफरत ही थी, क्योंकि ये बैटल स्टाइल काफी ज्यादा घिनौना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रूट ज़ॉम्बी की बॉडी को किस तरीके से काटे या चीरे फाड़े, कैसे डैमेज दे, घंटा फर्क नहीं पड़ता।
ज़ॉम्बी हमेशा रिकवर हो जाता है, रिजनरेट हो जाता है। और जब भी वो ऐसा करता है तो वो हमेशा स्ट्रॉन्गर फॉर्म के अंदर रिजनरेट होता है, यानी कि जानते हो ज़ॉम्बी की जब एक फॉर्म आती है तो वो स्ट्रॉन्गर फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। इसलिए ज़ॉम्बी यहाँ पे अब थर्ड से सीधा फोर्थ फॉर्म में चला गया था। इसलिए रूट आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि हजारों साल बीत गए लेकिन अभी तक तुम्हारा ये घंटिया सा फाइटिंग स्टाइल बदला नहीं। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी के ऊपर दोबारा अटैक करता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। फिर रूट ने ज़ॉम्बी की बॉडी को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन वो दोबारा खुद को रिवाइव करने लगता है। तो रूट उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि रिवाइव करते रहो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज अगर मुझे तुम्हें पे लाखों हजारों मिलियन सालों तक भी अगर तुम्हें मारना पड़े तो मैं मारता रहूंगा। जितने बार रिवाइव हो गए उतने बार मारूंगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ज़ॉम्बी कितना हरामी है। वो यहाँ पे रूट को बार बार उंगली जानते हो कैसे करता है? ज़ॉम्बी के पास यहाँ पे एक रेडीमेड एकदम न्यू बॉडी है, वो उससे इस्तेमाल कर सकता है बात करने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बी जानबूझ के उस बॉडी का इस्तेमाल करता है जिसको यहाँ पे रूट ने कंट्रोल कर रखा है, वो भी पूरी तरीके से, ऐसा उसे लगता है। इसलिए ज़ॉम्बी को जब भी यहाँ पे रूट को ताना मारना होता है तो वो उसी बॉडी का इस्तेमाल करता है जिसके ऊपर रूट ने कब्जा कर रखा है और उसे कहता है कि तुम निराश क्यों होते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस की है, देखो मैं क्या करता हूँ। इसके बाद ज़ॉम्बी आगे से फिफ्थ फॉर्म को रिलीज करता है। ये कहते हैं कि तुमने इस फॉर्म को कभी देखा है, ये मेरी फिफ्थ फॉर्म है। रूट ये सब कुछ देख के हैरान हो ही रहा था कि उसी टाइम पे ज़ॉम्बी पलक झपकता है, रूट के पास आता है और उसके मुंह के ऊपर धड़ाम से लात दे मारता है। और ये कितनी ज्यादा पावरफुल थे कि यहाँ पे रूट 3 साउंड बैरियर को तोड़ते हुए जाता है और धड़ाम से किसी चीज में जा टकराता है। ये चांद नहीं, ऐसा लगता है कि ये सरफेस है, ज़ॉम्बी की दिमाग का सरफेस। रूट को भी समझ में आ जाता है कि ये एक पिंजड़े की तरह है जो कि ज़ॉम्बी की मेमोरी से बना हुआ है, जो कि उसको रियलिटी में बाहर जाने से रोक रहा है, यानी कि मेमोरी से रियलिटी में बाहर जाने से रोक रहा है। हम लोग एक क्रैक के जरिए बाहरी दुनिया को देखते हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड को, जहाँ पे हेलीकॉप्टर से ये लोग उस पूरे बैरियर को ढूंढ रहे थे। ये कहते हुए कि डियर व्यूअर्स देखिए, ये रिफ्ट लगातार बढ़ते ही जा रही है। फिर ज़ॉम्बी दोबारा उसी बॉडी को कंट्रोल करते हुए रूट को टॉन्ट मारता है। ये कहते हुए कि यार हम लोग फाइटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस तो हो जाओ, बाकी चीजों के बारे में ना सोचो। तो रूट आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे मजाक ना बनाओ, ऐसा ना सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैंने भले ही तुम्हारी बॉडी को यहाँ पे कंट्रोल किया है, लेकिन तुम यहाँ पे अपनी बॉडी फ्लैश यानी कि बॉडी के मांस मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हो मेरी पावर को डिवोवर करने के लिए, यानी कि ज़ॉम्बी की बॉडी यहाँ पे रूट की पावर को कंज्यूम करे जा रही है। और रूट आगे से ये भी बताता है कि अगर मैंने ज्यादा देर नहीं की तो फिर मेरी कॉन्शियस यानी कि उसकी बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति भी ज़ॉम्बी पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर जाएगा, यानी कि खा जाएगा। इसे तो ज़ॉम्बी भी कुछ टाइम के लिए सीरियस हो जाता है कि इसे कैसे पता चला। फिर रूट भी आगे से हंसते हुए कहता है कि किसने सोचा था कि साला मैं एक ऐसे मॉन्स्टर के चंगुल में जाके फंस जाऊंगा जो कि इस हद तक कमीना और पागल होगा। फिर ज़ॉम्बी यहाँ पे रूट से कहता है कि चिंता ना करो यार, तुम्हें कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो, तुम्हें पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने में मुझे कुछ टाइम लगेगा, 1-2 महीने लग ही जाएंगे। इसके बाद वो रूट से कहता है कि लगातार फाइट करते रहो, काफी ज्यादा मुश्किल है किसी ऐसे अपोनेंट को ढूंढना जो कि मुझे एक झटके के अंदर है यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म लेने के लिए मजबूर कर दे। इस पे रूट आगे से हंसते हुए कहता है कि इतना खुश ना हो, ये मत सोचना कि तुमने जीत लिया, अगर मैं यहाँ पे जीत नहीं सकता तो फिर मैं तुम्हें भी यहाँ पे खुशी से जीतने नहीं दूंगा। ध्यान से देखो कि मैं इस पूरी दुनिया को कैसे अपने साथ ले डूबता हूँ, ये भी मेरे साथ ही मरेंगे। इसके बाद ये अपने हाथों का इस्तेमाल अपनी बॉडी को अंदर ही चीरने के लिए करता है। बाय द वे ये बॉडी ज़ॉम्बी की है, इसलिए अगर इस बॉडी को नुकसान पहुंचाता है तो असर सीधा ज़ॉम्बी की बॉडी के ऊपर ही पड़ेगा और इसने सीधा दिमाग के ऊपर हमला किया था। इसलिए हम लोग ज़ॉम्बी के रियल दिमाग को देखते हैं जिसके अंदर ये लोग इतने समय कैद हैं और जिस डायरेक्शन में रूट ने हमला किया था हम लोग उसी डायरेक्शन में देखते हैं तो दिमाग फट जाता है और उसके अंदर से एक छोटी सी खून की बूंद बाहर गिरती है जो कि रियल वर्ल्ड में गिरी थी। और तुम्हें पता ही है कि इनकी एक बूंद ही काफी है दुनिया डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर हम लोग एक सोल्जर को देखते हैं जो कि उस बूंद की तरफ देख रहा था। वो मन के अंदर सोचता है कि ये साला खून आखिर गिरा तो गिरा कैसे, और उसे लग ही रहा था कि ये कोई सीरियस बात नहीं होगी। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि उस ब्लड के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई थी ये एक टाइप की एकदम एनर्जी सिग्नल की तरह थी जो कि पूरे अर्थ को यहाँ पे कवर कर लेती है और धीरे धीरे करके ये पूरे अर्थ को एब्जॉर्ब करने लगती है। हम लोग सोल्जर्स को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि ये रेड लाइट कहाँ से आ गई भाई, पहले तो हरी थी अभी अचानक से लाल कैसे हो गई। हमें सोल्जर्स को देखते हैं तो ये एक दूसरे इलाके में खड़ा हुआ था। तभी साइड से एक सोल्जर आता है जो कि उनसे कहता है कि तुम अपनी पोजीशन छोड़कर यहाँ पे कैसे आ गए। तो ये वाला सोल्जर उसे पूछता है कि ये रेड लाइट तुम्हारे एरिया से आ रही है, क्या तुम्हें पता है कि ये रेड लाइट कहाँ से आई। लेकिन इस सवाल का जवाब ऑफिसर को तुरंत ही मिल जाता है क्योंकि जिस साइड पे ये रेड लाइट यानी कि वो खून की बूंद गिरी थी उस साइड पे कई सारे लोग ज़ॉम्बीज के अंदर चेंज होने लगे थे। बेसिकली उस ब्लड ड्रॉप ने इन लोगों को पूरी तरीके से म्यूटेट कर दिया था ज़ॉम्बीज के अंदर और ये सभी एक ज़ॉम्बी के अंदर फ्यूज होने लगते हैं। जैसे कि मैदान है होता आपस में चिपकने लगता है वैसे ये लोग पूरी तरीके से चिपकते हुए जा रहे थे। इसलिए ऑफिसर आगे से यहाँ पे स्पेशल ब्यूरो को कॉल लगा के कह देता है कि ये चीज हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं, तुम्हें इसे यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। और ये जो स्पेशल ब्यूरो है यहाँ पे ज़ॉम्बी की टीम के लिए बनाया गया था और इस ऑफिसर को उस स्पेशल ब्यूरो से यहाँ पे एकदम आवाज आ रही थी कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंग और फर को देखते हैं जो कि आगे से बौखला चुके थे।
जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि वो खून की बूंद यहाँ पे एक सिग्नल की तरह ही काम कर रही थी। इसको तुम एक तरीके से कमांड मान सकते हो। इसीलिए वो सिग्नल जैसे यहाँ पे इन दोनों को सुनाई देता है तो ये दोनों बौखला जाते हैं, यानी कि बजर्ग मोड में चले जाते हैं। अब ये पूरी तरीके से हमला धमला कर देंगे। इसे लोग स्पेशल अफेयर ब्यूरो की बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं हमला धमला करने के लिए। और इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ज़ॉम्बी ने इन्हें ऑर्डर दिया है, और वो ऑर्डर ये था कि इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दो, यानी कि रियल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बिग सिक्स को देखते हैं। ऑफ कोर्स तुम्हें ये कैरेक्टर याद होगा, ज़ॉम्बी ने यहाँ पे इसके साथ भिड़ा था। ये किसी दूसरे रीजन के ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करती थी। इसके साइड के ज़ॉम्बीज को भी यहाँ पे सिग्नल महसूस हुआ था, इसीलिए ये भी लोग बौखलाने लगे थे। इसलिए ये बिग सिस्टर से कहते हैं कि आप जल्दी यहाँ से भागिए, हमें ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दिया गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैम्पायर क्वीन को भी देखते हैं, और इन्होंने भी यहाँ पे ज़ॉम्बीज के जीन को शेयर किया था, तो असर इनके ऊपर भी होना था। क्वीन को ऐसा महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे खून कुछ ज्यादा ही तेजी से दौड़ रहा है। हम लोग इसके मिनियंस को देखते हैं, यानी कि चेले मटेरे को देखते हैं, या कैसे चिल्ला रहे थे कि मुझे और खून चाहिए और खून चाहिए, साला उसके लिए मुझे और ज्यादा नौकरी करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं पैसा चाहिए तो और ज्यादा वीडियो बनानी पड़ेगी। बड़ा ही दुखदायक है, लेकिन सच्चाई भी तो यही है, इसीलिए लोग तो पैदा होते हैं। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है ना? तुम्हें क्या कहना है आगे? इधर हम लोग रूट को देखते हैं, जो कि आगे से हंस रहा था। वो ज़ॉम्बी से कहता है कि हम दोनों लगातार एक दूसरे को डिवोवर करते जा रहे हैं, हम लोगों की पावर से लगातार फ्यूज हो रही है, अब मुझे यहाँ पे भागने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर यहाँ पे हमारी हल्की सी भी पावर लीक हो जाती है, यानी कि रियल वर्ल्ड के अंदर चली जाती है, तो वो छोटी सी पावर भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी ज़ॉम्बी लहर का परिणाम बन सकती है, जिससे पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए रूट ज़ॉम्बी से कहता है अगर तुम मुझे यहाँ पे खा भी लो, डिवोवर कर लो, तो फिर तुम्हें यहाँ पे सिर्फ एक बेजान दुनिया ही मिलेगी, जिसके अंदर ज़ॉम्बी और ह्यूमंस लगातार लड़ते ही रहेंगे। इसके बाद आगे से बौखलाते हुए हंसने लगता है, एकदम ऑर्गेजम वाली हंसी ऐसी वाली। साला मुझे तुम्हें दिखाने की क्यों जरूरत है? मुझे शर्म आती है जब मैं ऐसे हंसता हूँ। इनर थॉट्स है मेरे भाई, जीत जाते हैं कभी कभी। और ये बेचारा ज़ॉम्बी से कहने ही वाला था कि तुम जीत के भी हार गए, लेकिन उससे पहले ही ज़ॉम्बी उसके मुंह को कंट्रोल कर लेता है और इसे एकदम चकर गिन्नी की तरह नरोड़ कर एकदम आम की तरह निचोड़ देता है। इसके बाद ज़ॉम्बी यहाँ पे पता नहीं अपनी सिक्स्थ फॉर्म या फिर कुछ ज्यादा ही जोर लगाता है, मतलब खूना खच्चर, इसे मैं सिक्स्थ फॉर्म ही कहना ज्यादा पसंद करूंगा। और ज़ॉम्बी को अब गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो रूट से कहता है कि तुम मरने वाले हो। इसके बाद अगला सीन रियल वर्ल्ड का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड के बौखला जाने की वजह से वो लोग पूरी दुनिया के ऊपर ही हमला करने लगे थे, और ये पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। इसीलिए कई सारे लोग यहाँ पे प्लेन विलेन लेके आ गए थे, और इस सब यहाँ पे लैंग और फर के ऊपर लगातार हमले करते जा रहे थे इन्हें कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये लोग मिलके भी यहाँ पे फॉरवर्ड को रोक नहीं पा रहे थे, बल्कि उल्टा ये दोनों मिलकर इनके पूरे प्लेन को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग ब्लैकी को देखते हैं, जो कि आगे से अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए इन लोगों को जंजीरों के अंदर कैद कर लेता है और उन्हें जकड़ लेता है, जिससे ये लोग यहाँ पे हिल नहीं पा रहे थे। हम लोग किंग को देखते हैं, जो कि आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कुछ बंद करो। यहाँ पे किंग ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए हैं कि हमें पूरी इंसानियत को डिस्ट्रॉय कर देना है, तो फिर तुम ये सब कुछ होने क्यों नहीं दे रहे। साथ ही में हम लोगों से ज़ॉम्बी के लोथड़े को देखते हैं, और इन लोगों ने मिलकर इस ज़ॉम्बी के लोथड़े के ऊपर भी कंट्रोल पा लिया था। तो मुझे इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में याद है, लेकिन मैं इनके नाम भूल गया और मुझे याद भी नहीं करने। ये दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से बना है, और ये लड़की आगे से कहती है कि ज़ॉम्बी ने तो बस 2 ही बियर पिए थे, क्या उस बियर की वजह से यहाँ पे मेल फंक्शन हो गया और ये मॉन्स्टर बन गया क्या? लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे ब्लैकी आता है, जो कि इन लोगों को बताता है कि ज़ॉम्बी की पावर इतने समय किसी दूसरे मॉन्स्टर के साथ फ्यूज हो रही है, और इसी वजह से यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो सभी बजर्ग मोड में जा चुके हैं। ब्लैकी के ऊपर भी यहाँ पे कमांड का असर हो रहा था, लेकिन तुम्हें पता है कि ब्लैकी ज़ॉम्बी के उन चेलों में से एक है जो कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ब्लैकी अकेला ही यहाँ पे बाकी सभी को आसानी के साथ हैंडल कर सकता है। ये लड़की आगे से रिपोर्ट को पढ़ते हुए बताती है कि ज़ॉम्बी इस दुनिया के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो सभी यहाँ पे अग्रेशन दिखा रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर यहाँ पे ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच में जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। फिर ये बंदा आगे बढ़ता है और वो ब्लैकी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इस बार इंसानों को ये सब कुछ संभालने दो। ब्लैकी इनसे कहता भी है कि मॉन्स्टर का लेवल तुम लोगों से ज्यादा हाई है, तुम उसे संभाल नहीं सकते हो। उसी टाइम पे हम लोग उस लोथड़े वाले मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि अभी तक मारा नहीं था, वो दोबारा जिंदा होने लगता है। इस बंदे का जो भी नाम है, ये आगे से कहता है कि ये ना भूलो कि हम लोगों की कॉम्बैक्ट पावर यहाँ पे तुम लोगों के लिए ही बनाई गई है, और इस बात को भी ना भूलना कि पिछले लाखों सालों से सिर्फ तुम लोग यहाँ पे हम लोगों से हारते हुए आए हो, क्योंकि ज़ॉम्बी तुम्हारी साइड पे ताकत हो। और ये सब कुछ कहने के बाद ये अपनी मसल्स को दिखाता है, तो इसके कपड़े फट जाते हैं जस्ट लाइक पूरी प्रिजनर। इसके बाद ये उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि अगर हम तुम्हें हरा नहीं सकते हैं तो फिर हम तुम्हें सिर्फ मरते दम तक रोक के ही रख सकते हैं, और यही हमारा काम है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर के ऊपर धड़ाधड़ पंचेस की बरसात कर देता है। वह बाकी सोल्जर्स आगे से हमला करते हुए कहते हैं कि मॉन्स्टर लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो ये लोग आगे से कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहाँ पे सिर्फ मिस्टर चैंग को सपोर्ट करना है। इस बंदे का नाम चैंग है, इसे भूल ही जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही याद रखो चैंग। खैर रूट ने यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉन्स्टर नहीं बनाया था, वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए दूसरी
दूसरी साइड पे भी इसी तरीके का एक और मॉन्स्टर बना देता है, जो कि आगे से हंसते हुए कहता है अगर तुम मुझे एक बार रोक सकते हो तो फिर मेरे 100 के क्या लाखों के बारे में क्या, लाखों क्या 10 लाखों के बारे में क्या। और इसी तरीके से ये अपनी कई सारी कार्बन कॉपीज बना लेता है। इस लाल बालू वाले लड़की का नाम शायद से लैनकी है जहां तक मुझे याद है, और पीछे वाले का नाम चीफ है। फिर ये दोनों जैसे ही वहाँ पे उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो आगे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और ये भी लोग इस मॉन्स्टर को होल्ड बैक करने के लिए अपनी जान देने को रेडी थे। ब्लैकी अपने मन के अंदर यही सोचता है कि इतना सारा टाइम, रिसर्च और इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद इन लोगों को लगातार कैसी तरीके से फाइट करते रहना पड़ेगा क्या अनंत टाइम के लिए, क्या इन लोगों की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जो भी फाइट करे जा रहा था, और वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि हमें हल्के में ना लो। ब्लैकी अपने मन के अंदर सोचता है काफी सारी परेशानी है भाई, काफी सारी परेशानी है, पता नहीं कितने सारे लोगों को यहाँ पे अपनी जान गंवानी पड़ेगी सिर्फ इस चीज को सॉल्व करने के लिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ज़ॉम्बी ने मुझे यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही छोड़ के गया हो ताकि ये सभी लोग अपनी जान गंवाएं ज़ॉम्बी के फैलाए हुए रास्ते को समेटने के लिए। इसीलिए मजबूरन यहाँ पे ब्लैकी को ना चाहते हुए भी सीरियस होना पड़ता है। इसके बाद ब्लैकी आगे से अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और उड़ते हुए उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर चला जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बस करो, शांत हो जाओ। जिसके बाद जब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है तो ब्लैकी की पावर्स शैडो की तरह या फिर एकदम धुएं की तरह समझो, जो कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर घुसती है और उसके अंदर से छेद करते हुए बाहर निकल आती हैं। चैंग भी आगे से कहता है कि ज़ॉम्बी के चेले से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है, उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही था। इसके बाद लैनकी और चीफ भी यहाँ पे आ जाते हैं और उनकी जरूरत नहीं थी, इन्हें समझ में आ जाता है। वहीं पे हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जिसे कुछ महसूस हो रहा था। इसके बाद वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि ये अजीब सी फीलिंग मेरा इत्तेफाक है या फिर ये सच में हो रहा है कि कोई हमें ऊपर से देख रहा है। इसके बाद यहाँ पे जूम आउट होता है तो हम लोग देखते हैं कि दूर गैलेक्सी में कोई तो इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद इधर हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि यहाँ पे रूट के साथ अब खेल रहा था। वो अपनी हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए रूट को मन के अंदर अपने मन के हिसाब से फिजेट स्पिनर की तरह इधर उधर गोल गोल घुमा रहा था। रूट भी आगे से हैरान होते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल, ऐसी पावर इस दुनिया के अंदर हो ही नहीं सकती है। वहीं पे इस पावर की वजह से ज़ॉम्बी अपनी बॉडी को ही अंदर से डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। इसलिए रूट ज़ॉम्बी से कहता है कि रुक जाओ यार, क्या तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस नहीं चाहिए। ज़ॉम्बी उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं पूरी बॉडी यहाँ पे रिक्लेम कर लूंगा, यानी कि वापस ले लूंगा। तो फिर रूट यहाँ पे दोबारा ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मैं तुमसे मरते दम तक फाइट करूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं था। रूट के अटैक ज़ॉम्बी को छू तक नहीं पा रहे थे। ज़ॉम्बी उसे कहता है बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, अब मैं यहाँ पे सब कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद ज़ॉम्बी यहाँ पे रूट की जितनी भी पावर थी उसे यहाँ पे इकट्ठा करने लगता है, यानी कि छोटे से बॉल के अंदर कंप्रेस करने लगता है। ज़ॉम्बी उसे कहता है कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारा एक छोटा सा वजूद भी मिस नहीं करूंगा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं वापस ले लूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पे रूट को छोटी सी गोली के अंदर कंप्रेस कर देता है और उसे खाते हुए कहता है कि चिंता ना करो, तुम्हारा कोई अंश ही नहीं बचेगा। रूट आगे से कहता है रुक जाओ यार, हम लोग तो दोस्त हुआ करते थे ना, लेकिन ज़ॉम्बी उसे खा जाता है ये कहते हुए टट्टी में निकल जाना। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे रूट को खाता है तो दोबारा अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है और नीचे आ जाता है। सभी लोग ऐसे ही देख रहे थे कि ये भड़वा नीचे भी आ गया, सब कुछ खत्म हो गया क्या। वहीं ज़ॉम्बी आगे से इन लोगों से कहता है कि सब कुछ हैंडल हो गया, वो भी परफेक्टली। रूट काफी ज्यादा कमाल की थी, खा के मजा आ गया, इसीलिए मैंने उसका इस्तेमाल खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया और मैं पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। हम लोगों को रूट के आखिरी शब्द बताए जाते हैं जो कि ज़ॉम्बी से कह रहा था कि यार मैं तो तुम्हारा ही पालतू था, तुमने मुझे मार कैसे दिया यार, ऐसा तुम थोड़ी ना कर सकते हो मेरे साथ। ये थे रूट के आखिरी शब्द। तो फिर सभी लोग आगे से हैरान हो जाते हैं कि इसने दोबारा यहाँ पे रूट को खा लिया। पहले तो सील किया था लेकिन इस बार इसने खा ही लिया और इनसे ये चीज हजम नहीं हो रही थी, इनोला के दो इन्हें कोई। इसके बाद अगला सीन स्पेस का होता है और तुमने इस कीड़े को पहले भी देखा था, मुझे सिविलाइजेशन का नाम नहीं पता, बस इसे गॉड्स सिविलाइजेशन कहा गया है, इतना ये मुझे याद है। हम लोग इस गॉड्स सिविलाइजेशन के ऊपर एक बंदे को देखते हैं और इसे पता था कि अर्थ के ऊपर फ्यूजन के बाद में, यानी कि ज़ॉम्बी और रूट के फ्यूजन के बाद में एक क्रॉप टाइड आएगी, यानी कि ज़ॉम्बीज की लहर, और जियांग से यहाँ पे रूट को पूरी तरीके से कंज्यूम यानी कि डिवोवर कर लेगा। इससे ज़ॉम्बी एक और कदम आगे बढ़ जाएगा पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के ऊपर, यानी कि एक और नई सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के ऊपर। यानी कि ज़ॉम्बी जिस अर्थ को बचाना चाहता है वो उसे अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा क्यों। और ये बंदा जो कुछ ये सब कुछ पी रहा था ये कहने वाला और कोई नहीं, अपना ज़िकाई ही है। हाँ, वही ज़िकाई जिसको हम लोगों ने भी कुछ एपिसोड्स पहले देखा है। ज़िकाई आगे से कहता है उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास टाइम हो इन सब चीजों को दोबारा ठीक करने के लिए। अब हैरान न होना कि ये यहाँ पे कैसे गया, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, बस देखते जाओ। इसके बाद अगले सीन में हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि इन लोगों को अपनी नई एबिलिटी दिखा रहा था। वो अपने हाथों से कोई चीज बनाता है और उसके अंदर रूट की पावर डाल देता है, जिसके बाद वो अपनी बना लेता है मिनी कॉपी, जस्ट लाइक मिनी डोरेमोन। और आगे से ये उन्हें बना के कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। उन लोगों से कहता है गौर से देखो ये है मेरी न्यू एबिलिटी। और ये सिर्फ एक मिनी डोरेमोन ने अपने कई सारे मिनी डोरेमोन्स बना सकता है, मिनी ज़ॉम्बीज जिनको मैं कहना चाहूंगा। इन लोगों के पसीने छूट जाते हैं ये देख के कि ये बड़वा करना क्या चाहता है, अपने छोटे छोटे वर्जन बना के। फिर इसके बाद ज़ॉम्बी अपने छोटे वर्जन को यहाँ पे ऑर्डर देता है, ये कहते हुए कंधा दबाओ तो वो लोग उसके कंधे दबाते हैं, फुट मसाज करो तो वो लोग उसकी फुट मसाज करते हैं, और हाँ अंगूठे के नाखून के ऊपर अच्छे से बिलन रोल करो ताकि और ज्यादा मजा मिले। ज़ॉम्बी अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे यहाँ पे इन्हें कंट्रोल करने की बस जरूरत नहीं, ये अपनी मनमर्जी के हिसाब से ही यहाँ पे काम
काम कर सकते हैं। और बाद में ज़ॉम्बी इन लोगों को यहाँ पे नैनो मशीन्स के साथ में इनहेंसमेंट दे देगा, यानी कि और भी ज्यादा बेहतर कर देगा। एक तरीके से ये माटी से ही बने हैं, बस रूट की पावर की वजह से ये जिंदा हो गए हैं। ज़ॉम्बी के छोटे वाले वर्जन ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक है। ये भाई सारा काम कर रहे थे। ये ज़ॉम्बी की मालिश करते हैं, उसका सर भाई कपड़े से पोंछते हैं। ये कहते हैं कि मालिक आपको कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सभी लोग ज़ॉम्बी को हैरान होते हुए देख ही रहे थे कि ये साला क्या कर रहा है अपनी नई एबिलिटी के साथ में। तो ये लोग ज़ॉम्बी से पूछते हैं कि ज़ॉम्बी तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुमने उस बंदे को यहाँ पे खा लिया है, इसके साथ तुम फाइट कर रहे थे, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वो दोबारा बाहर नहीं आएगा और तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करेगा। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं, वो सब कुछ भूल चुका है। उसने यहाँ पे जब रूट को खाया तो फिर उसका स्वाद काफी ज्यादा बढ़िया था और उसने उसे खा ही लिया। फिर ज़ॉम्बी के मिनी वर्जन उसे यहाँ पे पानी लाके देखते हैं तो ज़ॉम्बी उसका पानी पीता है और उन्हें बताता है कि रिजल्ट ग्रेट ही है। उसने यहाँ पे रूट को खा के एक नई सुपर एबिलिटी यहाँ पे बना ली है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, यानी कि सुविधाजनक है। और इस एबिलिटी की वजह से यहाँ पे उसे और भी कई सारी मेमोरीज याद आ गई। फिर ज़ॉम्बी के जो मिनी वर्जन थे ये भाई एकदम पूरी तरीके से काम धंधे में लग गए थे। पानी लाते हैं, आग लगाते हैं, खाना बनाते हैं, सब कुछ रेडी कर रहे थे। ये डुबन आगे से कहती है कि इनकी सेटिंग किसने की है भाई, इनकी कोडिंग किसने की, साला इन लोगों को सब्जियां कहाँ से मिली, पहले मुझे ये बताओ, ये खाना कैसे बना रहे हैं इन छोटे छोटे हाथों से। इनके हाथों से बना हुआ मोमोज भी इनसे दुगना होगा। जिस पे हेड आगे से कहता है कि हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। एशियंट ने कहा था, यानी कि एशियंट ह्यूमन ने कहा था कि ज़ॉम्बी ने यहाँ पे 6 सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय किए हैं, इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ज़ॉम्बी इन लोगों को यहाँ पे कई सारे सिविलाइजेशन के बारे में बताता है कि जैसे एशियन टेक्नोलॉजी सिविलाइजेशन, साथ ही में वो लोगों को यहाँ पे गॉड्स एंड द एस्पर सिविलाइजेशन के बारे में भी बताता है। ये वही सिविलाइजेशन है जहाँ से ज़िकाई आया है। हेड आगे बढ़ता है और वो ज़ॉम्बी से कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसा याद है जो आस ही पास में होने वाला हो, यानी कि पास्ट या फिर प्रेजेंट का जो आस ही पास में हुआ हो। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि आस ही पास में तो मुझे इतना ही याद है कि मैंने यहाँ पे गॉड्स सिविलाइजेशन के साथ फाइट की थी और मैंने इनके एक पावरफुल बंदे के साथ फाइट की थी जिससे मैं मारा गया था और मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इसके बाद ज़िकाई और बाकी लोगों ने यहाँ पे ज़ॉम्बी को ढूंढा और उसके टुकड़ों को जोड़ के उसे जिंदा किया। ज़िकाई आगे से पूछता है, ब्रदर तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये वही ट्रेजर है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे? इस पे इन लोगों का वही वाला बंदा जो चश्मा लगाता है वो आगे से कहता है कि लोकेशन एकदम ठीक है यार, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ये ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी ढूंढ कैसे लिया। यार उस टाइम पे ज़ॉम्बी पूरी तरीके से ब्लैंक स्टेट में था, यानी कि कोमा में था और उसकी मेमोरीज और बाकी चीजों को यहाँ पे रिकवर होने के लिए पावर की जरूरत थी। फिर इसके बाद ज़ॉम्बी इन लोगों से कहता है कि चलो यार मैं तुम लोगों को उस समय में लेके ही चलता हूँ, जाके तुम लोग सब कुछ समझ सको कि वहाँ पे हुआ क्या था। इस पे इन लोगों की फट जाती है। आगे से कहते हैं कि एक बार आके झेल चुके हैं, अब दोबारा नहीं झेलना है। इसीलिए वो तेजी से आगे बढ़ता है और वो ज़ॉम्बी का सर पकड़ के कहता है कि इतना ही काफी है मालिक, और न परेशान कीजिए। अगर मैं ज़ॉम्बी को पकड़ लेते हैं, ये कहते हैं कि मालिक हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं और कहीं न लेके जाओ, हम आपके साथ एक ही बार आगे तड़प गए हैं। तो ज़ॉम्बी उन लोगों से कहता है, सच में क्या तुम लोग परेशान हो गए क्या? मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही मजेदार होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रोड के साथ दोबारा फाइट की, उसे दोबारा हराया, साथ ही में ज़िकाई और बाकी लोगों के साथ दोबारा मिलने का मौका मिला। मुझे तो लगता है कि ये सभी चीजें बहुत ज्यादा कमाल की हैं। खैर इसके बाद हम लोग ज़िकाई और उसकी बाकी गैंग को देखते हैं जहाँ पे ये लोग पूरी तरीके से ठीक ठाक थे। वहीं पे चश्मे आगे से पूछ रहा था कि तुम लोगों ने यहाँ पे ज़ॉम्बी को देखा, वो कहाँ पे चला गया? तो ज़िकाई आगे से कहता है कि मैं उसे ढूंढ के आता हूँ। इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि इन लोगों से कहता है कि चलो भाई अगर तुम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हो दूसरे रियलम में जाने के लिए तो हम सभी लोग वापस चलते हैं। लेकिन उसी टाइम पे ज़ॉम्बी को छींक आती है। पे ज़ॉम्बी को जो छींक आती है तो ये छींक कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी, ये पूरी जगह को डिस्ट्रॉय ही कर देती है। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे रियलिटी का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरा था। ब्लैकी को इस पे कोई भी हैरानी नहीं हुई थी क्योंकि जो भी चीज यहाँ पे ज़ॉम्बी के जीन से बनी होती है उसे इतनी आसानी के साथ मारा नहीं जा सकता है। ब्लैकी इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे यहाँ पे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी कि उससे पहले ही यहाँ पे ज़िकाई आ जाता है। और ये वाला ज़िकाई एडवांस वर्जन वाला ज़िकाई है जिसको हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा था। हम लोग देखते हैं कि ज़िकाई बस अपने पावर का थोड़ा बहुत हिस्सा इस्तेमाल करता है और वो पैर जैसे ही मॉन्स्टर के ऊपर रखता है तो उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। वो मॉन्स्टर एक झटके के अंदर ही मारा जाता है। अब देखो यहाँ पे ज़िकाई और उसके क्लैन की जो एबिलिटी है, अगर मैं उसको समझाने के लिए तुम्हें प्राइम एग्जांपल दूं तो फिर तुम लोग पबजी और फ्री फायर को ले सकते हो। इमेजिन करो तुमने एक टीम मैच शुरू किया और तुमने गेम जैसे ही स्टार्ट किया तो फिर तुम अपने प्लेयर की जगह पे आ गए हो, यानी कि तुम पैराशूट से इरांगल या फिर बरमूडा मैप में कूद रहे हो। तुम गन लेते हो, सर्वाइव करते हो, लेकिन आखिर में तुम्हारे दिमाग में गोली पड़ती है और तुम मारे जाते हो। ज़िकाई और उसके क्लैन की एबिलिटी यही है कि वो यहाँ पे रियलिटी को गेम के अंदर चेंज कर देता है, जिससे वो अपने अपोनेंट को काफी इजीली ही मार देता है, बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के ऊपर यहाँ पे हेल्थ बार आ जाता है और साथ ही में उसका लेवल यहाँ पे 99 था। लेकिन ये जो हेल्थ बार और लेवल मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे ब्लैकी को नहीं दिखाई दे रहा था, उसे सिर्फ ज़िकाई को ही दिखाई दे रहा था। ब्लैकी ज़िकाई से कह रहा था कि तुम इन तरीकों का इस्तेमाल करके यहाँ पे उसे नहीं मार पाओगे, लेकिन हम लोग ज़िकाई को देखते हैं और उसे अपनी एबिलिटी के ऊपर पूरा यकीन था, इसलिए वो जैसे ही यहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक करता है तो वो मॉन्स्टर एक झटके के अंदर ही मारा जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पे 1,70,000 का डैमेज पड़ा था, तो एक झटके के अंदर ही वो मारा गया। बेसिकली
उसकी हेल्थ बार खत्म हो गई तो वो मर गया यार। इसको देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं कि हमारे यहाँ पसीने छूटे जा रहे हैं और ये भाई साहब बस एक लात मार के उसे मारे दे रहे हैं। यहाँ तक कि ब्लैकी भी हैरान हो जाता है क्योंकि ये मॉन्स्टर यहाँ पे सीधा ज़ॉम्बी के जीन से ही बना था और इस तरीके से मॉन्स्टर को मार गिराना काफी ज्यादा हैरानी की बात है। वो यही सोच रहा था कि अब ये बंदा कौन है। फिर इसके बाद जिका इन लोगों के सामने आता है और अपने बारे में बताता है कि उसका नाम जिकाई है और वो उन लोगों से कहता है क्योंकि इस डिजास्टर को जो कि ज़ॉम्बी ने यहाँ पे क्रिएट किया है उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए उसे यहाँ पे ज़ॉम्बी और इस पूरे प्लेनेट को एक साथ ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, यानी कि मिटाना पड़ेगा। इस पे इन लोगों की चीख निकल जाती है कि ऐसा ना करो यार, ज़ॉम्बी तक तो ठीक है लेकिन हमारे प्लेनेट को क्यों। तो फिर चांग यहाँ पे जिकाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है भाई, सब कुछ ठीक होगा, तुम हमें बचा लोगे सभी को मार के। जिकाई उसे कहता है कि इन सभी बातों के लिए टाइम नहीं है क्योंकि डिजास्टर अब आने वाला है। हम लोगों ने ज़ॉम्बी के दिमाग के अंदर देखा था कि उसने चीख मारी थी तो फिर उसकी मेमोरी का जो बैरियर वहां पे बना हुआ था, यानी कि जो रियलिटी और मेमोरी को आपस में रोक रहा था, वो चीख की वजह से वो बाउंड्री टूट जाती है और ये सभी एकदम मेमोरी से बाहर एकदम रियलिटी के अंदर आ धमकते हैं। और ये जितनी फोर्स से नीचे गिरे थे, अगर ये नीचे गिरते तो मारे जाते और ऊपर से धरती में गड्ढे हो जाते हैं। बेसिकली परमाणु बम समझो इन्हें। इसलिए ब्लैकी जल्दी से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए नीचे गिरने से बचाने लगता है ताकि ये लोग मरे नहीं और धरती बची रहे। हम लोग रिपोर्टर गर्ल को देखते हैं जो कि आगे से एकदम बेहोश ही हो गई थी। वो आगे से कहती है कि मम्मी ये सपना काफी लंबा है, मुझे उठा दो, वादा करती हूँ कि रोज बर्तन धोऊंगी, चाय भी बना के दूंगी शाम को आपको, बस उठा दो एक बार। हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जो कि अपना पूरा जोर लगा रहा था। भाई जितना जोर भाई टॉयलेट में नहीं लगा था जितना वो यहाँ पे लगा रहा था इन लोगों को नीचे गिरने से रोकने के लिए। हम लोग जिकाई को देखते हैं जो कि दूर से इस पूरे डिजास्टर को देख रहा था और जिकाई हम लोगों को बताता है कि जैसा कि प्रोफेट यानी कि तो चश्मिश ने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था, ज़ॉम्बी यहाँ पे रूट की पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसी के लेवल पे चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो डिजास्टर होगा उसे रोकना नामुमकिन होगा। अब अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है तो ज़ॉम्बी यहाँ पे चीख मार मार के पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है क्योंकि उसने रूट की पावर को एब्जॉर्ब किया तो वो बीमार हो गया। बेसिकली जुकाम ही समझो, कोई वायरस लेने पे हो जाता है जैसे। बट द मेन प्रॉब्लम इस जुकाम पे जैसे हमारा दिमाग खराब होता है, ज़ॉम्बी के केस में वैसा नहीं था। जैसे जुकाम में हमारे लगते हैं हमारा जीना हराम होता है, लेकिन ज़ॉम्बी के केस में दुनिया का होगा, दुनिया के लगेंगे, वो भी बहुत बुरे वाले। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि एकदम जब सेटिस्फाइंग छींक लेनी होती है तो पूरा जोर लगाना पड़ता है और उस छींक लेने के बाद एकदम मजा सा आ जाता है। पर ज़ॉम्बी के लिए बहुत बड़ी सजा थी। खैर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक आइसोलेटेड प्लेनेट को देखते हैं, यानी कि एक दूर दराज के इलाके को, सॉरी आइलैंड था, मैं प्लेनेट बोल दिया, जबान खसक रही है। और इस दूर दराज आइलैंड के अंदर ज़ॉम्बी को रखा गया था एकदम फुल Z+ सिक्योरिटी के साथ में कि कोई भी उसके आसपास ना भटक पाए। और ज़ॉम्बी ने पूरा हॉस्पिटल यहाँ पे आतंक मचा के रखा था। वो आगे से छींकने वाला था तो वायलेट की फट जाती है। वो आगे से कहती है कि छींकना नहीं यार तुम। वायलेट हम लोगों को बताती है कि जब ज़ॉम्बी पिछली बार छींका था तो फिर आसपास के आइलैंड के ऊपर सुनामी आ गई थी, बेचारे वो ढह गए, डूब गए। अब टाइटैनिक के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं कि साला सुनामी आई तो आई कैसे। वो तो ये को वायलेट ने समय रहते हैं यहाँ पे ज़ॉम्बी को शहर से सीधा इस आइलैंड पे ले आई, नहीं तो शहर भी अब तक डिस्ट्रॉय हो चुका होता। इसके बाद वायलेट यहाँ पे ज़ॉम्बी के लिए खाना लेके आए थे। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें हल्का खाना खाना है, डॉक्टर ने यही कहा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे दलिया लेके आई हूँ। ज़ॉम्बी को भी यहाँ पे प्रोटीन चाहिए था। वो आगे से कहता आई वॉन्ट एग, आई नीड प्रोटीन, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी हो पाती कि उससे पहले यहाँ पे ब्लैकी आ जाता है और वो ज़ॉम्बी के लिए यहाँ पे भर भर के दवाइयां लेके आया था। HIV, कोविड, सोविड, नोविड, कोविड जितनी भी थी सब ले आया था। ये कहते हुए कि पता नहीं कौन सी दवाई काम करेगी, आप सब खा लीजिए। ज़ॉम्बी उसे कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, बस मेरी नाक थोड़ी सी जमी जमी सी है, कुछ दिनों के अंदर मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ज़ॉम्बी को दोबारा यहाँ पे छींक आने वाली थी और ज़ॉम्बी का चेहरा ऐसा बन जाता है, वहीं पे ज़ॉम्बी जैसा ऐसा चेहरा बनाता है तो ये दोनों घबरा जाते हैं। आगे से कहते हैं कि छींकना नहीं गुरु, छींकना नहीं, अगर छींकना तो ऊपर की तरफ छींकना, नीचे नहीं। इसलिए ये लोग मौका देख के ज़ॉम्बी को बेड के ऊपर ही लिटा देते हैं जिससे उसकी छींक ऊपर की तरफ जाती है। बट हमें पता है कि ज़ॉम्बी कोई अजीबोगरीब प्राणी नहीं है, वो एकदम बाहुबली प्राणी है। इसलिए जब वो छींक मारता है तो छींक की जो थोड़ी सी छींटें होती हैं वो उड़ते हुए मार्स से सीधा टकराती हैं और मार्स के चीथड़े उड़ जाते हैं। मार्स आगे से कहता है कि साला मैं इलोन मस्क को यहाँ पे अपने ऊपर पैर रखने नहीं दे रहा और ये लोग मेरे ऊपर छींक मार रहे हैं, लालत है ऐसी जिंदगी पे। कर हम लोग मार्स के पास यहाँ पे फेट ब्यूरल सैटेलाइट को देखते हैं जो कि इन सभी चीजों को कैप्चर कर रहा था और इन्हें कैप्चर करने के बाद वहाँ पे फेट ब्यूरो हेडक्वार्टर के पास भेज देता है, जहाँ पे ये सभी लोग आगे से घबरा गए थे और कुछ तो बेहोशी हो गए कि दादा हम नहीं देखा जा रहा, भाई मैं नहीं जा रहा, मैं छोड़ दिया ये सब नौकरी। ये आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि आपने देखा कि ऑर्बिट से कुछ तो निकला स्यू से और उसने मार्स के पूरे स्ट्रक्चर को ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया एक झटके के अंदर। बेचारा मार्स भी रो रहा है। आगे से हम लोग चैंग को देखते हैं, ये भी आगे से घबराया हुआ था। ये आगे से भगवान को दुआ देते हुए कहता है भगवान तेरा शुक्रिया कि अच्छा हुआ ज़ॉम्बी ने यहाँ पे छींक मार्स की तरफ मारी, सन की तरफ नहीं मारी, नहीं तो मोमबत्ती लेके ढूंढना पड़ता। इसके बाद अगले सीन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हेडक्वार्टर के अंदर वायलेट और ब्लैकी एंट्री मारते हैं। यहाँ पे चीफ की वजह से जो इन्हें डैमेज हुआ था वो लेवल के हिसाब से हुआ था। जानते हो कि ब्लैकी यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, वायलेट के नीचे आता है तो उसका सिर्फ आधा हिस्सा ही उड़ा था जो कि रिकवर होने लगता है। वायलेट को ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे बाकी लोगों से। हालांकि इनकी फट आगे से बिल्कुल गई थी क्योंकि इन्हें पता था कि अगर वहाँ पे एक सेकंड के लिए और भी ज्यादा रुक जाते तो ये मारे जाते सिर्फ एक छींक से। चैंग उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ पे बिना खरोच के
वापस आ गए, लेकिन एक नजर उन बेचारे बच्चों के ऊपर देखो। इस पे कैमरा यहाँ पे लैंग और फर के ऊपर मूव होता है तो ये भाई पट्टी में लिपट के आए थे, इनकी हालत खराब हो गई थी, इनकी हड्डियां पसलियां चमड़ी वमड़ी सब टूट गई थी। जिसके बाद अगला सीन आजू का होता है। मुझे इसका नाम याद आया, ये किस्तों में आया था, ये जिंदा था लेकिन अभी तक रिकवर नहीं हुआ था। ऑथर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी तो इसे सिंगल पीस में दिखा दो, इसको किस्तों में क्यों दिखा रहे हो, इतने सारे चैप्टर हो गए हैं। ब्लैकी भी आगे से मन के अंदर सोचता है अच्छा हुआ कि मैं इनसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, ये बेचारे अभी तक रिकवर भी नहीं हो पाए, पता नहीं कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। ऐसा लगता है कि आजू को दफा नहीं करना पड़ेगा तभी वो ठीक होगा। हम लोग आगन को देखते हैं जो कि आगे से कहती है कि ये तो बस छोटी सी एलर्जी है ना, इसमें इतना ज्यादा क्यों घबराना। और वो मन के अंदर सोचती है अगला नंबर मेरा ये है क्या, मेरी भी किस्तों में बॉडी आएगी क्या यहाँ पे। जिकाई इन लोगों से कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो बस छोटी मोटी शुरुआत है। इसके बाद वो इन लोगों को बताता है कि ज़ॉम्बी को अपनी बॉडी के ऊपर फुट कंट्रोल है, यहाँ तक जेनेटिक लेवल पे भी। ऐसी चीजें जैसे कि बेहोश होना, दारू चढ़ना, नशेबाजी, सुट्टाबाजी, बेहोश होना, ये चीजें ज़ॉम्बी के साथ कभी भी नहीं होंगी जब तक वो खुद अपने ऊपर करना ना चाहे, यानी कि उसे तब तक नहीं चढ़ेगी जब तक वो चाहे ना। लेकिन जब ज़ॉम्बी ने यहाँ पे रूट को एब्जॉर्ब कर लिया जिसका लेवल एकदम ज़ॉम्बी के बराबर का ही है, तो फिर उसके इम्यून सिस्टम के अंदर यहाँ पे एलर्जी टाइप रिएक्शन आ गया, यानी कि जैसे कि छींक या फिर बुखार उखार। परंतु परेशानी ये बुखार उखार या छींक नहीं है बल्कि छींक की पावर है, क्योंकि ज़ॉम्बी जब भी छींकेगा तो वो अपनी फुल पावर में चीखेगा। एक नॉर्मल इंसान की जो छींक का एयर फ्लो यानी कि हवा होती है वो ज्यादातर एक छोटे से तूफान के बराबर होती है, नहीं छोटे से यानी कि फूक बराबर। बट ज़ॉम्बी के मामले में ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये किसी प्लेनेट को भी एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय कर दे। इसीलिए ज़िकाई लोगों से कह देता है कि ये सोलर सिस्टम साला 2 हफ्तों से ज्यादा टिकेगा नहीं, इसके बाद ये पूरा प्लेनेट भी छींक के चपेट में आ जाएगा और तुम सभी लोग मारे जाओगे। लेकिन हम लोग आगन को देखते हैं जो कि ज़िकाई के मुंह के ऊपर एकदम घूंसा मार देती है ये कहते हुए, तो फिर तुम इसी वजह से यहाँ पे एज ऑफ गॉड्स सिविलाइजेशन के दौरान सभी ज़ॉम्बीज को मारना चाहते थे ताकि तुम रोड को पूरी तरीके से डिसअपियर कर सको, गायब कर सको। आगन कब नहीं ना तो फिर आगो भी इसमें कूद पड़ती है, वो आगे से उनको भाई ज़िकाई को एकदम कुत्ते की तरह मार रहे थे, धक्का तक रुक नहीं रहे थे। ये कहते हुए कि इस रिजल्ट की वजह से तुम्हारे चक्कर में पूरी दुनिया यहाँ पे वॉर एंडिंग पे आ गई, तो आपस में ही लोग लड़ मरने लगे और तुम्हारी वजह से ही यहाँ पे आगो मारी गई, यानी कि ये मास्क वाली जिसके काले बाल हैं। इसके बाद दोनों मिलकर भाई ज़िकाई को धर के कूट देते हैं, मतलब इतना कूट देते हैं कि तुम 4-5 भंडारे करा दोगे। सही बता रहा हूँ ज़िकाई के। पायलट अपने मन के अंदर सोचती है अगर ये बड़वा असली वाला ज़िकाई है तो फिर इतने सालों बीतने के बावजूद ये अभी तक जिंदा है, सॉरी चिकना कैसे, भले ये मुझे बताओ कौन सा ब्यूटी स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया है इसने। वहीं पे हेड ज़िकाई से कहता है कि तुमने कहा था कि ज़ॉम्बी को रोकने के लिए तुम्हें यहाँ पे हमारे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ज़िकाई आगे से कहता है कि डिस्ट्रॉय नहीं इरेज, दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा अंतर है, लेकिन अल्टीमेटली आंसर सेम ही है, मौत। इसके बाद ज़िकाई खड़ा हो जाता है, वो आगे से कहता है लेकिन वो यहाँ पे एक और बार एक बेस्ट सोल्यूशन को इस्तेमाल करना चाहता है। सभी लोग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बेस्ट सोल्यूशन यानी कि आसान तरीका कौन सा हो सकता है। इस पे ज़िकाई आगे से उड़ते हुए यहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि ज़ॉम्बी को डायरेक्ट सप्रेस यानी कि हराना। इस पे सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये मरेगा भड़वा और साथ में हमें भी ले डूबेगा। फिर इसके बाद हम लोग ज़िकाई को देखते हैं जो कि उड़ते उड़ते सीधा उस आइसोलेटेड आइलैंड के ऊपर आ जाता है जहाँ पे ज़ॉम्बी को रखा गया है। हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अपना आराम से दलिया खा रहा था, उसी टाइम पे ज़िकाई इसके हॉस्पिटल वाले रूम के अंदर घुसता है, ये कहते हुए कैसे हो दोस्तों। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो ज़िकाई से पूछने ही वाला था कि तुम्हारे क्या हालचाल, लेकिन उसी टाइम पे ज़िकाई ज़ॉम्बी के ऊपर धड़ाम से एक घूंसा मारने वाला था। लेकिन उसी टाइम पे ज़ॉम्बी को एक छींक आ जाती है और उसकी छींक के अंदर इतना दम था कि वो यहाँ पे ज़िकाई का रुख ही मोड़ देती है, भड़वे को मोड़ देती है यहाँ से, और ज़िकाई सीधा अर्थ के ऑर्बिट से ही बाहर, वो अर्थ पे इधर उधर नहीं गया, ऑर्बिट से ही बाहर गया। ज़िकाई आगे से हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या हुआ भाई, सीधा ये घंघोर अंधेरे में कहाँ पे आ गया हरियाली से। ज़िकाई को पता था कि ये इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है, इसलिए वो आगे से यहाँ पे रियलिटी सिमुलेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। एबिलिटी का नाम नहीं बताया गया, ये मैंने खुद से बना लिया। एक लोग यहाँ पे रियलिटी को सिमुलेट कर पा रहे हैं। सिमुलेट का मतलब होता है, क्या होता है भाई इसका मतलब, सर्च करके बताता हूँ। इसका मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा है, बस एक तरीके से समझ लो तुम्हारा प्लान जो तुमने बनाया और उसे तुम खुद ही यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, बेसिकली परफेक्ट प्लान, इसी को कहते हैं सिमुलेशन। इस हिसाब से हाँ गलतियां हैं, बस थोड़ा बहुत ठीक है। हेडिंग तुम्हें दिखी रही है, खुद पढ़ लो, मुझे न कोसना कि मैंने तुम्हें गलत बताया है। ज़िकाई आगे से रियलिटी सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अपने पास हीरो के जैसे इक्विपमेंट और कुछ होली शॉट जैसे चीजें बाहर निकाल लेता है। अब इनका यहाँ पे भाई एकदम लंबा चौखा एकदम डिटेल में बताया गया है, स्टेटस क्या है, एबिलिटी क्या है, पावर क्या है, लेकिन मैं नहीं बताने वाला तुम्हें, ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ज़िकाई के पास एक और इक्विपमेंट आता है जो कि होता है सेवियर हीरोस्कोप, यानी कि ये रुपट्टा जो कि मम्मी से चुराया हुआ है, और साथ ही में उसके पास एक डिवाइन डोमेन ब्लेसिंग लिम्ब भी आ जाता है। फिर इसके बाद ज़िकाई आगे से इन सभी चीजों का एक साथ इस्तेमाल करता है और ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि इसका सामना करो। इसके बाद वो सीधा अर्थ के ऊपर ही हमला कर देता है, धड़ाम से, साले अर्थ डिस्ट्रॉय करेगा क्या। लेकिन जब ज़िकाई सामने देखता है तो अर्थ को कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं पे ज़ॉम्बी बाहर निकलते हुए कहता है इतना भी बुरा नहीं था, अगर मैंने ये अटैक ब्लॉक न किया होता तो फिर तुम तो अर्थ को एकदम डोनट की तरह 2 हिस्सों में काट देते। अब इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि तुम 1000 सालों से गायब थे और तुम पहले से और भी कई गुना स्ट्रांग हो चुके हो। इसके बाद ज़ॉम्बी यहाँ पे ज़िकाई से कहता है कि तुम यहाँ पे अपनी कॉन्शियस को बाहर क्यों नहीं निकालते खेलने के लिए, अगर मैं उसे मारूंगा तो फिर मुझे ज्यादा मजा आएगा।
जिका अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसा कि ज़ॉम्बी से उम्मीद किया था, अगर उसे एक झटके के अंदर मारोगे नहीं तो वो लगातार स्ट्रॉन्गर फॉर्म लेते हुए आता ही रहेगा, साला हार नहीं मानेगा वो। खैर इसके बाद जिका यहाँ पे ज़ॉम्बी से माफी मांगता है क्योंकि वो यहाँ पे ज़ॉम्बी को खतरे की तरह देख रहा है और इस खतरे को मिटाने के लिए उसे यहाँ पे इस रैली का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि फर्स्ट एज से आया हुआ है। अब इसकी मदद से यहाँ पे जिकाई ज़ॉम्बी को कहीं और लेके जा सकता है, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। हालांकि ज़ॉम्बी जब उस रैली की तरफ देखता है तो वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कुछ जाना पहचाना सा है, बस याद नहीं आ रहा है, शायद से बादाम खाना पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे आ जाते हैं ज़ॉम्बी को छींक, जिसको देख के जिकाई की फट जाती है। वो आगे से कहता है दादा यहाँ ना छींकना, भाग जाओ यहाँ से, दूर रहो यार। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तुम्हें पता है कि जब भी छींक आती है तो फिर इसे रोका नहीं जा सकता। यही चीज ज़ॉम्बी के साथ भी हुई थी और उसने जब यहाँ पे छींक मारी थी तो ये छींक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसने पूरी यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। बेसिकली वहाँ पे ब्लैक होल बन गया था जो सब कुछ निगल ले रहा था। तो फिर ये सभी लोग भी उस ब्लैक होल को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं इट्स ओवर, सब कुछ खत्म। ज़ॉम्बी दादा शुक्रिया इस तड़पे जीवन को और ज्यादा तड़पा के खत्म करने के लिए। मलाह जिकाई का जो आगे से कहता है कि एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, सबसे पहले इस दुनिया को गायब करो नहीं तो ये दुनिया ही नहीं बचेगी। इसके बाद वो अपने रिले का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ज़ॉम्बी, उसके चेले और बाकी सभी लोगों को यहाँ से इरेज कर देता है, यानी कि रियलिटी से इरेज कर देता है। मैं सच्ची कहूँ तो फिर मैं इस चीज से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कल्टीवेटर अगेंस्ट हीरो सोसाइटी में इससे भी कुछ ज्यादा बढ़ के देखा है। अब छोटी मोटी चीजें मुझे हैरान नहीं करती, दुनिया खत्म हो जाए, आग आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जब जिकाई ने इन लोगों को यहाँ पे रियलिटी से एकदम मिटा दिया था तो फिर वो इन लोगों को सिमुलेशन के अंदर लेके चला गया था। तो मैं चीजें और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी जब यहाँ पे कोई समझाएगा। ये सब लोग यहाँ पे जब सिमुलेशन के अंदर आते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये जगह इन लोगों के लिए बिल्कुल नई सी थी। हम लोग रिपोर्टर को देखते हैं जो कि आगे से कहती है कि मैं घर जाके मैगी ही चढ़ाई थी, साला इन लोगों ने खाने तक नहीं दी, वापस बुला लिया इन लोगों ने। मुझे तो फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है कि अमिताभ बच्चन कह रहा होगा देखा लापरवाही का नतीजा। फिर हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसको ये जगह जानी पहचानी से लग रही थी, जिसके बाद वो थोड़ा सा इर्द गिर्द घूमता है तो फिर उसे यहाँ पे ब्लैकी भी मिल जाता है। ब्लैकी भी ज़ॉम्बी से यही चीज पूछता है कि आप क्या इस जगह के बारे में जानते हैं, कि आप यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं। ज़ॉम्बी को इस जगह के बारे में पता था लेकिन वो ज्यादा कुछ बताता नहीं है क्योंकि उसी टाइम में इन लोगों की नजर एक बहुत बड़े पिलर के ऊपर पड़ती है। बेशक ये कोई गार्डियन या फिर कोई होली होली पिलर होगा। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उस पिलर के ऊपर जो एकदम टॉप पे कुछ लगा हुआ तो उससे बीप की आवाज आती है। अब मैं तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए कह दूं तो फिर तुम्हें इसे एक तरीके से गेम की लॉबी समझो जहाँ पे सारी चीजें चेक की जाती हैं, उसका बिहेवियर, सॉरी प्लेयर का बिहेवियर, उसका आईडी वाईडी सब कुछ। कहीं साला हैकर तो नहीं है ये। इसलिए यहाँ पे एक सिस्टम को पता चला था कि कोई इलीगल बिहेवियर यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है जो कि होता है अनड्रेसिंग बंदा, यानी कि हमारा चैंग जो कि नंगा धड़ंगा ही आ गया था। बेसिकली ये चैंग का बैटल टेस्ट स्टैंस है, यानी कि वो जब भी लड़ता है तो नंगा हो जाता है। लेकिन सिस्टम को ये चीज बिल्कुल भी मंजूर ना था क्योंकि पीछे के लोग कहते हैं कि ये नंगा कहाँ से, या भागो यहाँ से। इसके बाद वो सभी लोग चैंग से दूर भाग जाते हैं, ये कहते हुए कि बच्चों इसकी तरफ ना देखना। इसके बाद हम लोग डुआन को देखते हैं जो कि चैंग के ऊपर चढ़ाई कर देती है, ये कहते हुए कि तुम नंगे क्यों घूम रहे हो। तो चैंग आगे से कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। महल को देख के उसका बैटल मोड एक्टिवेट हो गया, वो नंगा धड़ंगा हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे इस दुनिया की रानी या फिर एग्जीक्यूटिव जो भी हो वो आती है। वो इन लोगों से कहती है कि तुम लोगों का गेम वर्ल्ड के अंदर स्वागत है, और वो इन लोगों को बताती है कि होली रैली की मदद से इन लोगों ने यहाँ पे पूरी अर्थ को डेटा के अंदर बदल दिया है, जिसको इन्फॉर्मेशन की मदद से यहाँ पे एक वर्चुअल स्पेस के अंदर बदल दिया गया है। कहता है कि ज़ॉम्बी की जो यहाँ पे एबनॉर्मल स्टेट है, यानी कि उसकी जो बीमारी है वो भी यहाँ पे डेटा हो जाएगी और उसकी बॉडी के अंदर जो भी ग्लिचेस यानी कि बीमारी रहेगी उसे हटा दिया जाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी की नाक यहाँ पे ठीक हो जाती है। अब उसे यहाँ पे छींक नहीं आ रही थी। इसे ज़ॉम्बी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसे और ज्यादा छींक नहीं आएगी। लेकिन उसके पीछे हम उसके चेलों को देखते हैं जिन्हें ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि अब ये कटे फिटेंगे नहीं, किस्तों में जो नहीं रहेंगे। इसके बाद ज़ॉम्बी उस लड़की की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी से लग रही है। वहीं पे हेड को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एज ऑफ गॉड्स सिविलाइजेशन के लोग ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि पूरी अर्थ को यहाँ पे गेम के अंदर बदल दे। हम लोग डुआन को देखते हैं जिससे सब कुछ हजम हो जा रहा था क्योंकि वो ज़ॉम्बी की मेमोरी से होके आ रही थी। अब अगर खुद से आके कोई कह दे कि दुनिया पूरी फ्लैट है तो वो इस बात के ऊपर भी यकीन कर लेगी। खैर वो लड़की इन लोगों से कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, जिकाई ने यहाँ पे अचानक से सब कुछ एक्टिवेट कर दिया, इसलिए उसके पास टाइम नहीं था तुम्हें समझाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें डिटेल में सब कुछ समझाती हूँ। लेकिन तभी ज़ॉम्बी इसके पीछे आता है और उसके रोप को पकड़ के उसे कहता है कि पहले अपना असली चेहरा दिखाओ। जब ज़ॉम्बी यहाँ पे इसका चेहरा हटाता है तो फिर हमें पता चलता है कि ये लिया है। ऑफ कोर्स तुम्हें पहले ही पता चल चुका होगा अगर तुमने बुद्धि का इस्तेमाल किया होगा, बाकी नहीं भी किया तो क्या फर्क पड़ता है यार, मैं भी कौन सा स्मार्ट हूँ। हालांकि ज़ॉम्बी ने जब रोप को हटाया तो फिर रोप पूरा ही हट गया तो हमें यहाँ पे लिया की बॉडी दिखाई देती है जो पहले से ज्यादा सेक्सी हो चुकी थी। या तक कि ज़ॉम्बी भी शर्मा जाता है। वो आगे से आंखें बंद करते हुए कहता है माफ कर दो भाई, जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि तुम अपना ड्रेसिंग स्टाइल इतना ज्यादा चेंज कर लोगे। इससे तो लिया भी हैरान हो जाती है कि अचानक से क्या हो गया। जिसके बाद यहाँ पे आगन और आगू आते हैं। आगू यहाँ पे लिया से कहता है सिस्टर लिया, काफी टाइम से देखा नहीं, और आगन यहाँ पे लिया से कहती है कि तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल सच में कुछ ज्यादा ही हाई
हाई हो गया है। लिया आगे से शर्माते हुए लोगों को समझाती है कि उसने यहाँ पे जानबूझ के सब कुछ नहीं किया। उसे यहाँ पे अगर जिगाई के साथ इस पूरे होली रैली के ऊपर कंट्रोल करना था तो फिर उसे यहाँ पे अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर गिव अप करना पड़ा रियलिटी के अंदर, जिसके बाद वो एक तरीके से डेटा यानी एक तरीके से सिस्टम बन गई, जिसको तुम ग्रुप एडमिन मान सकते हो, जो कि यहाँ पे इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी नहीं बदली, वो बिल्कुल पहले की तरह ही है। लेकिन वो लोग अभी भी उससे कह रहे थे कि तुम्हारे टेस्ट बढ़िया है, एकदम 10 on 10। फिर हम लोग डुवान को देखते हैं जो कि आगे से कहती है अच्छा तो ये गेम वर्ल्ड तुम्हारा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों को कमी थी तो फिर वो लोग भी आ जाते हैं जो कि वैम्पायर क्लैन से थे। चीफ आगे से कहते हैं कि और भी ज्यादा लोग आ रहे हैं। वह पे क्वीन आगे से कहती है कि ये कौन सी घटिया जगह है भाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आगो और लैन की भी आ जाते हैं। कर इसके बाद अपना रोप को उठाते हैं और लोगों को बताते हैं क्योंकि जिकाई ने यहाँ पे पूरी अर्थ को ही यहाँ पे डेटा के अंदर बदल दिया है, इसलिए अर्थ के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सभी भी यहाँ पे धीरे धीरे करके आते ही होंगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फर भी यहाँ पे आ जाता है और एक तरीके से सभी लोग यहाँ पे आ गए थे, यानी कि पूरे 8 बिलियन लोग। यहाँ तक कि इंसानों को छोड़ के ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ पे आ गए थे। वही पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि भले ही ये जगह कितनी ही ज्यादा बड़ी हो लेकिन यहाँ पे पूरे 8 बिलियन लोग थोड़ी ना आ सकते हैं, हर कोई यहाँ पे थोड़ी ना फिट हो सकता है। इसीलिए वो लिया से कहता है कि कम से कम हम लोगों को सही से एक्सप्लेन तो करो कि सब कुछ क्या हुआ। हालांकि डुआन उससे कहती है कपड़े पहनो यार, तुम पहले नंगे दड़ंगे घूम रहे हो, तुम्हारी बुंड सबको दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे लिया से पूछता है कि वो लोग इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे या फिर इन लोगों को यहाँ पे ज़ॉम्बी को पूरी तरीके से ठीक होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। लिया उन लोगों से कहती है कि इस मैटर को मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। वह इन लोगों को बताती है कि इस दुनिया के अंदर गेम ही सब कुछ और गेम से यहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। वह इन लोगों को बताती है कि इस लॉग इन लॉबी के अंदर वो लोग यहाँ पे अजीबोगरीब टीम्स को चूज कर सकते हैं और अपनी सिविलाइजेशन के लिए यहाँ पे अपने पॉइंट्स को जीत सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स से उन्हें हर एक चीज मिलेगी जो कि पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज रेट की तरह होगा। खाना पानी नहाना धोना हगना मूतना सब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स पे ही एक्सचेंज होगा। यहाँ तक कि पूरी अर्थ को ही यहाँ पे पॉइंट्स के जरिए एक्सचेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर इन लोगों को अर्थ को दोबारा रियलिटी के अंदर लाना है तो फिर पॉइंट्स गेन करके हर एक चीज को पॉइंट से एक्सचेंज करना पड़ेगा। जैसे कि पेड़ के 700 पॉइंट, गाड़ियों के 200, हेल्थ के 200, इस तरीके से। लिया इन लोगों को ये भी बताती है अगर ये लोग यहाँ पे गेम को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर ये लोग यहाँ पे एकदम जिकाई की तरह बन सकते हैं, जिससे वो रियलिटी में कभी भी वापस जा सकता है और उसने यहाँ पे गेम के अंदर जो भी पावर गेन की है वो अपने साथ लेके जाएगा। यानी गेम के अंदर अगर तुम जितने स्ट्रांग हो तो असल रियलिटी के अंदर भी उतने ही स्ट्रांग हो गए। ये वाली बात एकदम चैंग के दिमाग में जैसे ही घुसती है तो फिर उसे समझ में आ जाता है कि यही मौका है बलवान बनने का। इसीलिए वो भागते हुए कहता है कि उसे ये गेम अभी के अभी खेलना है। इसके बाद वो ये गेम को चूज कर लेता है, ये कहते हुए कि किसी के अंदर भी घुस जाओ रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। हालांकि लिया उसे कहने वाली थी कि सोच समझ के घुसना, लेकिन तब तक वो अंदर घुस चुका था। वही पिडवन ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि चैंग यहाँ से गायब भी हो चुका था जैसा कि डेटा मिटता है। इसलिए वो लिया से पूछती है कि वो ठीक तो होगा ना नंगा, कहीं मरा तो नहीं गया। डुआन उससे कहती है कि कोई बात नहीं वो ठीक है, वो बस गेम के अंदर एंटर हुआ है, कुछ ही देर में वो वापस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे चैंग ने एकदम रैंडमली कोई भी मैच चूज कर लिया था, इसलिए इसकी मैचिंग कहीं भी हो जाती है। तुम्हें पता है कि तुम रैंडमली कहीं भी नहीं घुस सकते हो क्योंकि तुम्हारा पाला डेवलपर या फिर हैकर से भी पड़ सकता है और बेचारे चैंग के साथ यही हुआ था। इसका लेवल 1 था लेकिन जानते हो किससे भिड़ने वाला था, किसी ऐसे से जिसका लेवल यहाँ पे 70 के पास था। हालांकि चैंग को यही लग रहा था कि वो यहाँ पे बलवान है, उसे कोई भी यहाँ पे हरा नहीं सकता है, इसलिए वो गेम के अंदर इर्द गिर्द घूमने लगता है। ये कहते हुए कि मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, मुझे एनिमी दिखा तो मैं अभी उसे बताता हूँ कि कौन है यहाँ पे बाहुबली। हालांकि उसी टाइम पे एक एनिमी उसके पीछे से निकलता है जिसका लेवल यहाँ पे 68 के आसपास था। इसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी से यहाँ पे चैंग के ऊपर अटैक करता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। गेम शुरू होते ही खत्म भी हो गया। खैर जैसे ही वहाँ पे चैंग मरता है तो वो दोबारा इस लॉबी के अंदर आ जाता है। इसके बाद वो आगे से रोते हुए कहता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। हालांकि डुआन से कहती है कि चड्डी पहनो यार, पहले बुंड दिखा रहे हो सबको अपनी, उसके बाद में जो करना करना अभी चड्डी पहनो तुम। अब उसी टाइम पे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि बताता है कि अर्थ सिविलाइजेशन ने एक बैटल हार दिया है, यानी कि एक गेम वो हार गए हैं, इसलिए उनकी तरफ से यहाँ पे 100 पॉइंट काट लिए जाते हैं। लिया आगे से कहती है कि ये तो मुझे पता ही नहीं था। और जैसे यहाँ पे 100 पॉइंट काटे जाते हैं तो इन लोगों के लिए जो लॉबी थी वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। पीछे की तरफ जो प्लेटफॉर्म था वो पूरी तरीके से टूटने लगता है। आगे से कहते हैं कि ये कहाँ जा रहा है भाई, प्लेटफॉर्म छोटा क्यों हो रहा है। यानी कि पॉइंट इन लोगों के लिए लाइफ साइकिल की तरह ही है, अगर ये 1 पॉइंट गवाते हैं तो समझ लो 1 सेकंड गया इनका। नोटिफिकेशन से लिया को पता चलता है कि अर्थ के ऊपर कम से कम यहाँ पे 143 बिलियन पॉपुलेशन की है और टोटल गेम यहाँ पे 6 ही है अभी इस समय। इसलिए लिया इन लोगों से कहती है कि सुनो भाई तुम लोग मेरी बात अच्छे से, अर्थ सिविलाइजेशन के अलावा भी यहाँ पे ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि दूसरी दुनिया से आए हुए हैं और वो यहाँ पे काफी लंबे टाइम से ही हैं। इसलिए उनके मुकाबले में तुम लोग यहाँ पे कई सारे गेम एनहांसमेंट को लॉस करते हो, यानी कि लैग करते हो। इसलिए लिया इन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ पे कोई भी गेम चॉइस करने वाले हो तो फिर उसे बहुत ज्यादा सोच समझ के करना, क्योंकि अगर ये लोग इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट को लॉस करते रहे तो फिर प्लेटफॉर्म और ज्यादा छोटा हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे इन लोगों के लिए जगह ही नहीं बचेगी, खड़े कहाँ पे रहेंगे। ये बेसिकली मेमोरी स्टोरेज की तरह ही समझो कि 100 MB भर सकते हो, उससे ज्यादा भरोगे तो फॉरवर्ड हो सकता है सब कुछ। वह पीछे जब चैंग की तरफ देखते हैं तो फिर उन्हें यकीन नहीं होता है कि चैंग का लेवल यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है, लेकिन इसके बावजूद वो एक झटके के अंदर ही मारा गया। वह पे डुआन यहाँ पे लिया से पूछती है अगर ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से खत्म हो गया
गया तो फिर उनके साथ क्या होगा। तो लिया आगे से कोई भी जवाब नहीं देती है, सिर्फ आगे से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि उन लोगों के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं रहेगी। डुआन चीफ से कहती है इसका क्या मतलब है भाई कि इनके पास कोई और चॉइस नहीं है। तो चीफ आगे से कहता है कि हम लोग यहाँ पे हार ही नहीं सकते, हमें जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। लेकिन हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ गेम खेलना चाहता है। वो आगे से कहता है कि ये गेम वाली चीज काफी ज्यादा कमाल की, मैं कौन सा गेम चूज करूं। लिया ज़ॉम्बी से कहते हैं कि तुम भी यहाँ पे आए हुए हो तो फिर इसका मतलब यही है कि तुम भी यहाँ पे अर्थ के ही सिविलाइजेशन हो, सिविलाइजेशन के मेंबर हो। वहीं पे डुआन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे पता है कि ज़ॉम्बी जब इनके साथ कोई भी एक्शन लेगा तो सब कुछ ठीक ही होगा। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी एक गेम को चूज करता है जिसका नाम था ग्लोरी ऑफ द किंगडम, और इस गेम को खेलने के लिए यहाँ पे 5 लोगों की जरूरत थी। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है कि कौन मुझे ज्वाइन करना चाहेगा, तो ये सभी पीछे खिसक लेते हैं क्योंकि अब इन्हें अपनी जिंदगी प्यारी है, ये किस्तों में नहीं आना चाहते। ये आगे से कहते हैं कि देखो ऐसी चीजों के लिए यहाँ पे ब्लैकी ही सबसे ज्यादा बेहतर रहता है, इसीलिए वो सभी ब्लैकी को आगे करने लगते हैं। ब्लैकी आगे से कहता है कि यार मैं ही क्यों फंसता हूँ भाई। ज़ॉम्बी लोगों से कहता है कि कोई तो आओ यार। तो फिर हम लोग क्वीन को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से कहते हैं कि मुझे घंटा नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन लड़ाई होने वाली है तो मुझे उसमें गिनो, मुझे लड़ाई दंगा पसंद है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि चीफ और डुआन भी इस ग्रुप के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी फाइट करनी थी। इसके बाद ब्लैकी भी आखिर में आ ही जाता है, जिसके बाद ये पांचों यहाँ पे ग्लोरी ऑफ द किंगडम गेम को चूज कर लेते हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी जैसे ही गेम को स्टार्ट करता है तो फिर उसकी बॉडी यहाँ पे डिकम्पोज होने लगती है, यानी कि गायब होकर गेम के अंदर मर्ज हो जाती है। वहीं पे लिया ज़ॉम्बी से कहती है कि उसको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग हारे जाएंगे। तो ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि चिंता ना करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे गेम डंजन के अंदर चले जाते हैं जिसका नाम था ग्लोरी ऑफ किंगडम। हम देखते हैं कि ये चारों तो एकदम सडन एरिया में ही टेलीपोर्ट हुए थे, यानी कि कोई ज्यादा दूर बोर्ड नहीं जहाँ पे इन्हें टेलीपोर्ट होना था। लेकिन ज़ॉम्बी कहीं और चला गया था। ज़ॉम्बी भी लाइक ज़ोरो बनूंगा मैं इस बार। वहीं पे क्वीन अपने मन के अंदर सोचते है कि ये जगह कौन सी है, कि यहीं पे बैटल होने वाला है, एनिमीज कहाँ हैं। वहीं पे डुआन उन लोगों से पूछते हैं कि ज़ॉम्बी कहाँ पे गया। तो चीफ आगे से कहता है कि उसकी चिंता ना करो, अपनी चिंता करो। तो ये सभी लोग फैसला करते हैं कि इन्हें ज़ॉम्बी को ढूंढना चाहिए क्योंकि वहीं इन लोगों के यहाँ पे मीट शील्ड बनेगा, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी इन्हें हरा सकता है। लेकिन हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि दूर दराज कहीं जंगलों में टेलीपोर्ट हुआ था। इसका भी लेवल एकदम 1 था और इसकी एचपी यहाँ पे 5 थी। और ज़ॉम्बी अपने मन के अंदर सोच रहा था कि बाकी लोग मुझे छोड़ के कहाँ पे चले गए भाई, मुझे अकेला ना छोड़ो, मुझे यहाँ पे जीना है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है।